सोना ने हैरानी से अंश को देखा। सोना ने अपने चेहरे से पसीना साफ किया और बेड पर आकर बैठ गई। लगभग 20 मिनट बाद अंश वॉशरूम से बाहर आया। उसने व्हाइट टी शर्ट और ब्लैक पैंट पहनी थी। सोना उसे देखकर खड़ी हो गई। उसने कहा, क्या आपने खाना खाया? अंश ने उसके सवाल को इग्नोर किया और अपने बाल टॉवल से साफ करते हुए स्टडी रूम में जाने लगा। तो सोना उसे रोकते हुए बोली, हमने अभी तक खाना नहीं खाया, हम आपके आने का इंतजार कर रहे थे। अंश ने ये सुना और उसके कदम रुक गए। उसने सोना को देखा और फिर कुछ सोचते हुए बोला, तुम जाकर डिनर तैयार करो, मैं अभी आता हूँ। सोना ने हाँ में सर हिलाया और कमरे से बाहर चली गई। हवेली में इस वक्त सभी लोग सो चुके थे। रात होने की वजह से बहुत कम ही लाइट ऑन थी। सोना किचन की तरफ जा ही रही थी कि उसे फिर से लगा जैसे उसे कोई देख रहा हो। उसके कदम किचन में जाते हुए रुक गए और वो पीछे पलटकर देखने लगी। उसे वहां कोई नजर नहीं आया। सोना ने खुद से कहा, लगता है हम कुछ ज्यादा ही सोच रहे हैं। वो अपने ख्यालों को झटक कर किचन में आकर अंश के लिए खाना तैयार करने लगी। उसने जल्द ही राइस और दाल तड़का तैयार कर लिया। वो खाना डाइनिंग टेबल पर लेकर आई। उसने देखा अंश सीढ़ी से नीचे आ रहा था और अगले ही पल वो उसके पास आकर कुर्सी पर बैठ गया। सोना उसे खाना सर्व करते हुए बोली, आप बहुत स्ट्रेस में लग रहे हैं। माँ ने बताया कंपनी में कुछ प्रॉब्लम चल रही है। ये कहने के बाद वो अंश के बगल वाली कुर्सी पर बैठ गई। अंश ने बिना किसी भाव के उसे देखा और अपना सर हाँ में हिलाते हुए बोला, थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है, लेकिन कुछ दिनों में ये फिक्स हो जाएगा। सोना ने हाँ में सर हिलाया। उसे एक पल के लिए लगा वो अंश को सब बता दे कि उसकी वजह से उसे इतना स्ट्रेस लेना पड़ रहा था, लेकिन कुछ सोचते हुए उसने खुद को रोक लिया। उसने अपने लिए खाना निकाला और खाने लगी। अंश उसे देख रहा था। उसने सोना को 2 दिन बाद ढंग से देखा था। उसे देखते हुए अंश को एहसास हुआ कि ये लड़की जो उसके बगल में बैठी थी, वो उसके लिए हर रोज कितनी इम्पोर्टेंट बनती जा रही थी, क्योंकि जब भी वो उसका चेहरा देखता, उसका आधे से ज्यादा स्ट्रेस कम होने लगता है। उसने देखा सोना के कुछ बाल उसके चेहरे पर आ रहे थे, जिसे वो खाना खाते वक्त बार बार कान के पीछे कर रही थी। सोना ने फिर से उसे डिस्टर्ब कर रहे अपने बाल को कान के पीछे किया और वो फिर से निकल आए। अंश ने ये देखा और अपना हाथ आगे करके उसके बालों को कान के पीछे कर दिया। सोना ने उसकी गर्म हथेली को अपने चेहरे पर महसूस किया और वो उसे देखने लगी। अंश ने देखा उसके होठों के पास चावल का एक दाना लगा हुआ था। उसने उसे अंगूठे से साफ किया और उसे देखने लगा। सोना ने ये देखा और वो हल्का सा मुस्कुराई। उसकी मुस्कान अंश के दिल को सुकून दे गई। उसने अपनी नजर सोना से हटा ली और खाना खाते हुए बोला, तुमने अब तक खाना क्यों नहीं खाया? अगर मैं नहीं आता तो? उसके सवाल को सुनकर सोना कुछ देर सोचने के बाद बोली, तब तो हम जरूर खाना खा लेते। हम अपने छोटे से पेट को भूखा क्यों रखते? वो तो हमें लगा आ जा पाएंगे, इसलिए हमने खाना नहीं खाया था। अंश ये सुनकर हंसने लगा। कुछ देर बाद दोनों ने खाना खा लिया। सोना अपनी और अंश की प्लेट उठाते हुए किचन में आ गई। अंश भी उसके पीछे आकर टेबल पर बैठ गया। सोना बर्तन को डिशवॉशर में डालते हुए बोली, आप यहाँ क्यों आए? आपको आराम करना चाहिए। ये कहने के बाद वो सिंक के सामने खड़ी होकर हाथ साफ करने लगी। तभी अंश उसके पीछे आकर खड़ा हो गया और उसकी कमर में अपने दोनों हाथों को लपेटते हुए उसे पीछे से अपनी बाहों में भर लिया। उसने अपनी चिन सोना के कंधे पर रखी और उसके नेचुरल फ्रेग्रेंस को स्मेल करते हुए बोला, लेकिन मुझे मेरी बीवी के साथ कुछ वक्त बिताना है। ये कहने के बाद उसने सोना के पेट पर हाथ फेरा। सोना ने इस वक्त साड़ी पहन रखी थी, जिसकी वजह से अंश की गर्म हथेली सीधा सोना की स्किन को छू रही थी। उसके ऐसा करने से सोना की सांसें उसके गले में अटक गई। उस टच को फील करते हुए सोना को अपने शरीर में अलग सा सेंसेशन महसूस हुआ। उसने अपनी सांस संभाली और अटकते हुए बोली, मिस्टर रायजादा, आप? अंश ने उसके गले पर अपने होठों से किस किया और अपनी नाक रब करते हुए बोला, उसने अपनी आंखें बंद की और सोना की कमर पर अपनी पकड़ मजबूत कर दी और इस बार सोना की सांसें सच में उसके गले में अटक गई। उसने अंश के हाथ पर हाथ रखा और कहा, मिस्टर रायजादा, हमें सांस नहीं आ रही है।
ये सुनकर अंश ने फिर से उसी तरह रिस्पॉन्स किया। सोना को लगा जैसे ये आदमी उसे जकड़कर मार ही देगा। उसने कुछ सोचा और टैब ऑन करके अपनी हथेली में थोड़ा सा पानी लेकर अंश के चेहरे की तरफ फेंका। उसके ऐसा करते ही अंश उससे दूर हो गया। वो अपने चेहरे से पानी साफ करते हुए सोना को घूरने लगा, जो उसे ही देख रही थी। उसने अपनी भारी आवाज में कहा, बीवी, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। सोना ने उसके गुस्से वाली आवाज सुनी तो वो घबरा गई। उसने कहा, वो आप हमें। वो ये कह ही रही थी कि अंश उसकी तरफ बढ़ने लगा। वो उसे पकड़ पाता उससे पहले सोना किचन से बाहर भाग गई। अंश ने ये देखा और उसके पीछे भागा। अंश बोला, बीवी रुको, अभी बताता हूँ तुम्हें। सोना अपनी साड़ी पकड़कर सीढ़ी की तरफ भागने लगी। उसने हंसते हुए कहा, मिस्टर रायजादा, आप हमें नहीं पकड़ सकते। अंश जो उसके पीछे भाग रहा था, उसने उसकी बात सुनी और उसकी तरफ बढ़ते हुए बोला, ऐसा कोई भी काम नहीं है जो अंश रायजादा नहीं कर सकता। ये कहने के बाद अंश उसके सामने जाकर रुक गया। सोना ने ये देखा और दूसरी तरफ भाग गई। वो सोफे के पीछे भागते हुए बोली, हर काम करना आपके बस की बात नहीं है। हम अपने स्कूल में एथलीट थे, आप हमें नहीं पकड़ सकते। अंश उसे सोफे के इस पार से पकड़ने की कोशिश करते हुए बोला, ओ रियली? ये तो अभी पता चल जाएगा। सोना अपना अंगूठा उसके सामने हिलाते हुए बोली, नहीं पकड़ सकते आप हमें। तभी अंश ने सोफे पर चढ़कर उसके साइड जंप किया। सोना उसे देखकर रुक गई। अंश उसकी तरफ बढ़ते हुए बोला, ओ, तो तुम अभी क्या कह रही थी? सोना अपना कदम पीछे लेते हुए घबरा कर बोली, अब हम वो। अंश ने कहा, हाँ, तुम क्या? सोना उससे बच्चों जैसा मुंह बनाते हुए बोली, हम वो। अंश ने कहा, तुम क्या बीवी? सोना पीछे जाते हुए दीवार से टिक गई। अंश उसके पास आया और अपना हाथ सोना के सर के पास रखते हुए बोला, तो तुम स्कूल में एथलीट थी? सोना ने नहीं में सर हिलाया। अंश ने उसके चेहरे की तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहा, लेकिन तुम्हें नहीं पता, तुम इंटरनेशनल लेवल एथलीट के सामने खड़ी हो। वो सोना के चेहरे को छूने को था कि सोना उसके पीछे देखते हुए बोली, माँ, आप सोई नहीं? अंश ने ये सुना और पीछे पलट गया, लेकिन उसके पीछे कोई भी नहीं था। इसी बीच मौका देखकर सोना भागने लगी, लेकिन अंश ने उसे कमर से पकड़ लिया और उसे हवा में गोल घुमाते हुए बोला, नाइस ट्राई, लेकिन तुम मुझसे भाग नहीं सकती। उसके ऐसा करने से सोना खिलखिलाकर हंसने लगी। उसने कहा, मिस्टर रायजादा, छोड़िए हमें, हम गिर जाएंगे। अंश ने उसे बाहों में उठा लिया और उसे लेकर सीढ़ी की तरफ जाते हुए बोला, ट्रस्ट मी बीवी, मैं तुम्हें गिरने नहीं दूंगा। सोना ने ये सुना और उसके चेहरे से हंसी गायब हो गई। अंश ने उसे अचानक से शांत देखा तो वो सोना को आंखें छोटी करके देखते हुए बोला। सोना ने अपनी नजर झुका ली और नहीं में सर हिलाने लगी। अंश सोना को लेकर कमरे में आ गया। उसने उसे बेड पर लेटा दिया और उसके ऊपर ब्लैंकेट डालते हुए बोला, अब चुपचाप सो जाओ, मुझे कुछ काम है। ये कहने के बाद उसने टेबल लैंप ऑफ किया और जाने लगा, तो सोना ने उसका हाथ पकड़ लिया। अंश मुड़कर उसे देखने लगा। सोना ने कहा, मिस्टर रायजादा, अगर हम कहें कि हमसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई है तो क्या आप हमें माफ करेंगे? ये कहते हुए सोना अंश की आंखों में देखने की कोशिश करने लगी। अंश ने कहा, ये तो तुम्हारी गलती पर डिपेंड करता है कि तुमने कितनी बड़ी गलती की है, क्योंकि अंश रायजादा कुछ भी बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन धोखा और झूठ कभी नहीं। सोना ने ये सुना और उसका हाथ छोड़ दिया। अंश ने कहा, अब सो जाओ, मुझे कुछ काम है। सोना ने हाँ में सर हिलाया। अंश ने उसके माथे पर किस किया और स्टडी रूम में चला गया। उसके जाने के बाद सोना की सांसें भारी हो गई और वो दूसरी तरफ पलट गई। उसने कहा, महादेव, पता नहीं आप हमारे साथ ही ऐसा क्यों करते हैं? क्या आपको हमें बेबस देखकर खुशी मिलती है? सुबह 9 बजे। आज वीकेंड था, इसलिए सभी लोग घर पर ही थे। सोना, शिवी और पीहू नाश्ते की तैयारी कर रही थी। शिवी ने सोना को गले लगाते हुए कहा, भाभी, कल हम हॉस्टल जा रहे हैं, हम आपको बहुत मिस करेंगे। पीहू उसे पीछे से हक करते हुए बोली, हाँ भाभी, आप हमें बहुत याद आएंगी, आपके साथ टाइम का पता भी नहीं चला। सोना बच्चों की तरह मुंह बनाते हुए बोली, तो क्या कल से हमें अकेले रहना होगा? दैट्स नॉट फेयर। पीहू सोना को चिढ़ाते हुए बोली, आप अकेली कहाँ होंगी भाभी, आपके साथ भाई है ना।
सोना ने उसके कंधे पर मारते हुए कहा, शट अप पीहू, तुम दोनों घर से ही कॉलेज की पढ़ाई क्यों नहीं कर लेती? शिवी और पीहू ने एक दूसरे को देखा और एक साथ कहा, ठीक है भाभी, लेकिन हमें भाई से बात करनी होगी। सोना ने हाँ में सर हिलाया। वे लोग बातें करते हुए नाश्ता तैयार करके डाइनिंग टेबल पर लगाने लगे। तब तक घर के सभी लोग नाश्ते के लिए आ गए। तभी गेस्ट रूम से एक और इंसान बाहर आया। उसने ब्लू शर्ट और पैंट पहनी थी। वो काफी हैंडसम था। सोना जो कुर्सी खींचकर बैठने वाली थी, उसने जब उस इंसान को देखा तो वो अपनी जगह पर जम गई। उसे देखते हुए उसने अपने मन में कहा, ये यहाँ कब आया? तो क्या कल रात वो सपना नहीं था? इसका मतलब हमने जो फील किया था वो सही था। करण चलते हुए नीलिमा के पास आया और उसे पीछे से हक करते हुए बोला, मॉर्निंग बुआ जी। नीलिमा ने करण के चेहरे पर हाथ रखा और मुस्कुराते हुए कहा, मॉर्निंग करण, नींद पूरी हो गई? करण उससे अलग होते हुए बोला, हाँ बहुत अच्छे से। आफ्टर ऑल मुझे यहाँ आकर सुकून जो मिला। कहते हुए उसने सोना को देखा। सोना अभी भी बुत बनकर अपनी जगह पर खड़ी थी। करण कल रात को ही घर आ गया था। रात होने की वजह से किसी को भी इस बारे में नहीं पता था। नीलिमा ने सोना को खड़े देखा तो कहा, सोना, तुम बैठ क्यों नहीं रही? सोना ने ये सुना और अपने होश में आई। उसने कहा, जी, और वो बैठ गई। करण ने सबको गुड मॉर्निंग कहा और सोना के बगल में जो कुर्सी थी वहां पर आकर बैठ गया। सोना उसे अपने पास देखकर थोड़ी घबरा गई। करण ने उसे देखा और मुस्कुराते हुए कहा, गुड मॉर्निंग सोना जी। सोना ने ये सुना और उसके हाथ कांप गए और वो घबरा गई। कैसे बच पाएगी सोना करण से? और क्या होगा जब अंश को पता चलेगा कि सोना ने उसे धोखा दिया? अब कैसे सब ठीक हो पाएगा? और क्या होगा जब सम्राट का सच घर वालों के सामने आएगा? आगे की कहानी को जानने के लिए सुनते रहिए फोर्स्ड वाइफ, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। सोना ने अपना सलाइवा निगल लिया और कुछ भी नहीं कहा। तभी उसे वहां पर किसी के आने की आहट हुई। उसने अपना सर ऊपर करके सीढ़ी की तरफ देखा। अंश फोन में कुछ करते हुए नीचे आ रहा था। उसने ब्लैक शर्ट और ब्लैक पैंट पहनी थी, जिसमें वो एक्सट्रीमली हॉट लग रहा था। सोना उसे देखकर जल्दी से अपनी जगह से उठकर कुर्सी के पीछे खड़ी हो गई। अंश उसी तरह फोन में देखते हुए उसके पास आया और सोना की कुर्सी पर बैठ गया। सोना ने अपने मन में कहा, थैंक यू महादेव, इन्हें सही वक्त पर भेजने के लिए। करण जो नाश्ते की एक बाइट ही लिया था, वो अपने बगल में अंश को देखकर खांसने लगा, क्योंकि उसके गले में खाना अटक गया था। अंश ने उसे खांसते हुए सुना तो अपने फोन से नजर हटाते हुए उसे देखने लगा। उसने उसे देखते हुए बिना किसी भाव के कहा, संभल कर करण, कहीं ऐसा ना हो तुम्हारी सांसें हमेशा के लिए गले में अटक जाएं। ये सुनकर नीलिमा अंश को डांटते हुए बोली, शट अप अंश। अंश ने अपना कंधा उठाते हुए कहा, जस्ट किडिंग मॉम। गौतम ने करण की पीठ सहलाते हुए उसे पानी का ग्लास पकड़ा दिया। कुछ पल बाद करण नॉर्मल हुआ और अंश को देखते हुए बोला, अंश, व्हेन डिड यू स्टार्ट जोकिंग? अंश ने कहा, अभी, इसी वक्त से। करण ने कहा, वेल, मैंने सुना है तुम्हारी कंपनी में प्रॉब्लम चल रही है, क्या तुम्हें मेरी कोई मदद चाहिए? अंश ने घूर कर उसे देखा। उसने कहा, नो, आई कैन फिक्स माई प्रॉब्लम बाय माई सेल्फ। सभी खाना खाने लगे। तभी करण ने खाने के बीच में कहा, वैसे मैं ये कह सकता हूँ, ये ब्रेकफास्ट जरूर सोना ने बनाया होगा। सोना, मैंने तुम्हारे हाथ के बने खाने को बहुत मिस किया। आज फिर से तुम्हारे हाथ का खाना खाकर पुरानी यादें ताजा हो गई। सोना ने ये सुना और वो हैरान हो गई। उसने अपने मन में कहा, इसने कब हमारे हाथ का खाना खाया? वो जो अंश को नाश्ता सर्व कर रही थी, अचानक से अंश ने उसकी कलाई पकड़ ली। सोना उसे देखने लगी। अंश ने कहा, मेरे लिए सूप बनाकर कमरे में लेकर आओ, और वो वहां से चला गया। सोना ने सबको देखा। नीलिमा ने कहा, इसे अचानक से क्या हो गया? सोना ने कहा, हम उनके लिए सूप लेकर जाते हैं। नीलिमा ने हाँ में सर हिलाया। सोना कुछ देर बाद अंश के लिए सूप लेकर कमरे में चली गई। उसके जाने के बाद करण के चेहरे के भाव बदल गए। उन दोनों को इमेजिन करते हुए करण का चेहरा कठोर हो गया। सम्राट बहुत देर से करण को ही देख रहा था। उसके चेहरे पर आ रहे भाव को देखते हुए सम्राट के होठों पर मुस्कान आ गई। सबने बातें करते हुए खाना खत्म कर लिया।
सोना कमरे में आ गई। उसने देखा अंश कमरे में नहीं था। उसने इधर उधर देखा, फिर उसकी नजर पूल साइड झूले पर पड़ी जहां पर अंश बैठकर फोन चला रहा था। सोना उसे अपने फोन में बिजी देखकर मुड़कर जाने वाली थी कि अंश की भारी आवाज उसके कान में पड़ी। रुको। सोना उसकी आवाज सुनकर रुक गई। अंश उसके पास आया और उसके हाथ से ट्रे लेकर कमरे के अंदर आ गया। सोना बेवकूफों की जैसी बाहर ही खड़ी रह गई। उसने मुंह खोलकर अपने मन में कहा, कमाल है, हमसे पूछा भी नहीं हमने खाना खाया या नहीं। अंश सोफे पर आकर बैठ गया और सूप पीने लगा। सूप की टेस्टी स्मेल पूरे कमरे में भर गई। कुछ देर बाद दरवाजे पर एक मेड सोना के लिए नाश्ता लेकर आई। सोना ने उसे थैंक्स कहा और खाने की ट्रे लेकर बेड पर जाकर बैठ गई। अंश उसे अपनी भौहें सिकोड़ कर देखने लगा। सोना की प्लेट में टेस्टी पराठे थे। कुछ देर अंश उसे खाते देखता रहा। फिर जब उससे कंट्रोल नहीं हुआ, उसने सूप का बाउल साइड में रखा और सोना के पास बेड पर आकर बैठ गया। सोना जो निवाला अपने मुंह में डालने वाली थी, वो हवा में ही रह गया क्योंकि अंश ने उसका हाथ पकड़ लिया था। सोना सवालिया नजरों से उसे देखने लगी। वो कुछ कहती उससे पहले अंश ने अपना मुंह खोलकर उसे खा लिया। उसे खाते ही अंश को अपने मुंह में तेज जलन महसूस हुई, फिर भी उसने उसे खा लिया। सोना का मुंह हैरानी से खुल गया। उसने कहा, मिस्टर रायजादा, आप ये क्या कर रहे हैं? ये बहुत तीखा है। अंश ने उसकी बातों को इग्नोर किया और ऑर्डर देते हुए कहा, फीड मी। वो फिर से हैरान हो गई। उसे पता था अंश इतना तीखा कभी नहीं खाता था। उसने कंफर्मेशन के लिए पूछा, आर यू श्योर? अंश ने हाँ में सर हिलाया। सोना ने हिचकिचाते हुए फिर से उसे खाना खिलाया। अंश उसके चेहरे को देखते हुए खाने लगा। सोना को याद था पिछली बार जब उसने उसे हरी मिर्च खिला दी थी तब क्या हुआ था। कुछ वक्त बाद सोना ने प्लेट का सारा खाना उसे खिला दिया। तब तक अंश के माथे पर पसीने की बूंदें जमा हो गई थी और उसका चेहरा पूरा लाल हो गया था। खास करके उसके होठ, वो तो पहले से ही लाल थी, लेकिन तीखे की वजह से वो ऐसे लग रहे थे जैसे लाल गुलाब की पंखुड़ी। अंश अपना मुंह खोलकर सोना के उसे खिलाने का इंतजार कर रहा था। सोना ने उसे ऐसे देखा तो धीरे से कहा, मिस्टर रायजादा, खाना खत्म हो गया। अंश ने ये सुना और उसे देखने लगा। अचानक से उसे अपने शरीर में गर्माहट का एहसास हुआ। उसके होठ जो अब तक शांत थे वो थरथराने लगे। सोना ने उसे देखा और वो घबरा गई। उसने फिक्र करते हुए कहा, आर यू ओके मिस्टर रायजादा? अंश ने हाँ में सर हिलाया और अपनी शर्ट के बटन खोलने लगा। सोना ने उसे देखा और वो परेशान हो गई। वो बोली, आप ठीक? उसने इतना कहा ही था कि अंश ने उसका हाथ पकड़ा और उसे अपनी तरफ खींच लिया। सोना उसके सीने से टकरा गई। वो कुछ समझ पाती उससे पहले अंश ने उसके होठों पर किस कर लिया। सोना की आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी हो गई। अंश ने उसे बेड पर लेटाया और उसके ऊपर आते हुए उसे डीपली किस करने लगा, जैसे वो अपने मुंह में हो रही जलन को मिटाने की कोशिश कर रहा हो, क्योंकि अब तक सोना के मुंह में भी अंश के मुंह का स्वाद आने लगा था। उसने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली और उसकी शर्ट को कसकर पकड़ लिया। दोनों की सांसें उखड़ने लगी। सोना से जब रहा नहीं गया तो उसने उसे धक्का देना शुरू कर दिया, लेकिन अंश उस मोमेंट में इतना खोया हुआ था कि उसे कुछ भी फर्क ही नहीं पड़ा, बल्कि उसने सोना के हाथों को अपने एक हाथ से पकड़ लिया और उसे उसके सर के ऊपर प्रेस करते हुए वो सोना के गले पर चूमने लगा। उसके टच को फील करते हुए सोना के शरीर के सारे रोंगटे खड़े हो गए। अंश उसे किस करने के साथ साथ बाइट भी करने लगा था। सोना गहरी सांस लेते हुए बोली, मिस्टर रायजादा, आप? लेकिन अंश ने उसे इग्नोर कर दिया और उसके होठों पर दोबारा किस करने लगा। वो उसे इस बार पैशनेटली किस करने लगा। सोना की सांसें घुटने लगी। जब उससे ये टॉर्चर बर्दाश्त नहीं हुआ तो उसने अंश के होठों को काट लिया। अंश एकदम से उससे दूर हो गया। सोना ने उसे धक्का दिया जिससे वो उसके बगल में आकर गिर गया। सोना ने अपनी आंखें बंद की और अपना होश संभालने की कोशिश करने लगी। वहीं अंश का भी कुछ यही हाल था। वो गहरी सांसें लेते हुए खुद को शांत करने की कोशिश कर रहा था। उसके माथे पर पसीने की बूंदें थी, जैसे कमरे का एसी भी काम करना बंद कर चुका हो। वो अभी खुद को संभालने की कोशिश कर ही रहे थे कि कमरे का दरवाजा किसी ने खटखटाया। अंश ने एक आखिरी बार गहरी सांस ली और बेड से खड़ा हो गया।
वो अपनी शर्ट के बटन लगाते हुए दरवाजा खोलने चला गया। तब तक सोना भी संभल चुकी थी। वो बेड से नीचे खड़ी होते हुए अपने कपड़े और बाल ठीक करने लगी। इधर अंश ने दरवाजा खोला और अपने सामने करण को देख अपनी एक भौं उठाकर पूछते हुए कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो करण? करण का नाम सुनकर सोना सीधी खड़ी हो गई। करण ने अंश के होठों पर कुछ लाल रंग देखा तो उसने कसकर अपनी मुट्ठी बंद कर ली। अंश के होठों पर खून लगा था, उसके कपड़े और बाल बिखरे हुए थे और उसके माथे पर पसीने की बूंदें थी। अंश ने उसकी नजरों को अपने होठों पर महसूस कर लिया और उसे घूरते हुए बोला, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? अंश की बात उसके कान में पड़ते ही उसे होश आया। वो अपनी नजर अंश के होठों से हटाते हुए बोला, एक्चुअली मुझे इस जगह के बारे में जानना था। मैं दिल्ली में अपनी कंपनी की ब्रांच खोलना चाहता हूँ। ये कहने के बाद उसने अपने फोन में एक जगह की फोटो दिखाई। अंश ने उसे आंखें छोटी करके देखते हुए कहा, तुम ये किसी से भी पूछ सकते थे, मेरे पास आने की क्या जरूरत थी? करण ने कहा, हाँ मुझे पता है, लेकिन तुम इस शहर के भगवान हो और मुझे तुमसे बेहतर इस जगह के बारे में कोई नहीं बता सकता, इसलिए मैं तुम्हारे पास आ गया। होप मैंने तुम्हें डिस्टर्ब ना किया हो। अंश ने कहा, यस यू डिस्टर्ब्ड मी। मुझे पसंद नहीं कोई मुझे डिस्टर्ब करे, खास करके तब जब मैं अपनी बीवी के साथ हूँ। करण ने ये सुना और उसका चेहरा सख्त हो गया। उसने अंश के पीछे खड़ी सोना को एक नजर देखा और वो वहां से बिना कुछ कहे चला गया। सोना ने भी ये सुना और उसका चेहरा लाल हो गया। अंश ने करण को अजीब सा मुंह बनाकर देखा और दरवाजा बंद करके सोना को देखते हुए स्टडी रूम में चला गया। सोना ने अंश के होठों पर वो लाल रंग देखा तो वो हैरान हो गई। उसने जल्दी से अपने उल्टे हाथ से अपने होठों को साफ किया और स्टडी रूम के बंद दरवाजे को घूरने लगी। शाम का वक्त। अंश दोपहर को ही एक जरूरी मीटिंग के लिए गया था। उसे उसकी कंपनी में हुए इतने बड़े लॉस को कवर करने के लिए एक्स्ट्रा काम करना पड़ रहा था। सोना शिवी और पीहू की पैकिंग में मदद कर रही थी क्योंकि कल सुबह वो दोनों हॉस्टल के लिए निकलने वाली थी। सोना करण के बारे में सोचते हुए परेशान हो रही थी। वो शिवी की कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को बैग में रखते हुए कुछ सोच रही थी। पता नहीं ये सब मिलकर हमारी जान लेने पर क्यों तुले हैं। हमें लगता है हमें इन्हें बता देना चाहिए, उसके बाद वो हमें जो भी सजा देंगे हमें मंजूर होगी। कम से कम हम घुटन भरी जिंदगी तो नहीं जिएंगे। लेकिन उसके बाद क्या? अगर इन्होंने करण के साथ भी वही किया जो ताऊजी के साथ किया था तो हम बाबा को कैसे फेस करेंगे? हे महादेव, हमें समझ नहीं आ रहा हमें क्या करना चाहिए। उसे सोच में गुम देखकर शिवी और पीहू सोना के पास आ गई। शिवी सोना के कंधे को पकड़कर हिलाते हुए बोली, भाभी आप ये क्या कर रही हैं? सोना उसके ऐसे हिलाने से अचानक से होश में आई। उसने शिवी और पीहू को सवालिया नजरों से देखा। शिवी ने सोना को कपड़ों की तरफ इशारा करते हुए कहा, देखिए आप क्या कर रही हैं? सोना ने बैग को देखा और वो हैरान हो गई क्योंकि शिवी और पीहू ने अब तक जितने भी सामान पैक किए थे सोना ने उन्हें वापस से निकालकर बेड पर रख दिया था। वो ये देखकर अपने मुंह पर हाथ रखकर चौंकते हुए बोली, महादेव, आई एम सॉरी, पता नहीं हमारा ध्यान कहाँ था, हम इन्हें वापस से रख देते हैं। ये कहकर सोना जल्दी जल्दी फिर से सामान को वापस से बैग में रखने लगी। पीहू उसका हाथ पकड़कर रोकते हुए बोली, भाभी मुझे लगता है आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आपको आराम करना चाहिए। आप आज पूरा दिन ऐसे ही अजीब हरकतें कर रही थी। दोपहर को आपने सब्जी की जगह दाल दे दिया था और अब ये। सोना कुछ कहने वाली थी कि उन दोनों ने उसका हाथ पकड़कर खड़ा किया और उसे कमरे से बाहर लेकर आए। वो दोनों सोना को धक्का देते हुए बोली, जाइए जाकर थोड़ी देर आराम कीजिए, हम अपना काम कर लेंगे। अब आगे क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए फोर्स्ड वाइफ, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। सोना को भी यही ठीक लगा और वो कमरे की तरफ जाने लगी। अभी वो सोचते हुए जा ही रही थी कि किसी ने उसका हाथ पकड़ा और उसे खींचते हुए अपने कमरे में ले आया। सोना उस इंसान को देखकर घबरा गई। वो अपना हाथ उसके हाथ से छुड़ाते हुए बोली, करण छोड़ो हमारा हाथ, ये तुम क्या कर रहे हो? कहाँ ले जा रहे हो हमें? करण उसे कमरे में ले आया और वो उसे एक दीवार से लगाकर खड़े करते हुए बोला, अंश से तुम्हारी शादी हो गई तो बहुत हवा में उड़ रही हो, हाँ? समझती क्या हो तुम खुद को? ये कहने के बाद उसने गुस्से से सोना के सर के पास दीवार पर अपना हाथ मारा और गुस्से से बोला, मैं यहाँ तुम्हें लेने आया हूँ सोना, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा, इसलिए चुपचाप मेरे साथ चलो
वरना मुझे मजबूरन तुम्हें घसीटते हुए ले जाना पड़ेगा। सोना तो पहले से ही उससे इतनी डरती थी, उसकी बात सुनकर और ज्यादा घबरा गई। करण के साथ एक कमरे में खुद को इमेजिन करते हुए सोना के हाथ पैर कांपने लगे। उसे अचानक से 7 साल पहले का वो दृश्य उसकी आंखों के सामने दिखाई देने लगा, जब करण ने उसकी टीचर के साथ जबरदस्ती की थी। वो जानती थी करण कितना घटिया इंसान है। ये सोचकर कि वो दोनों इस वक्त वहाँ पर अकेले थे, सोना बहुत ज्यादा घबरा गई। उसने किसी को आवाज देने के लिए अपना मुंह खोला ही था कि करण ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया और गुस्से से बोला, खबरदार जो तुमने ऐसा सोचा भी। तुम्हें लगता है ये लोग तुम्हें मुझसे बचाने आ सकते हैं तो कान खोलकर सुन लो, यहाँ कोई तुम्हारी मदद के लिए नहीं आएगा। ये कहते हुए वो उसके एकदम करीब आकर खड़ा हो गया था। सोना को उसकी प्रेजेंस से बहुत ज्यादा घबराहट हो रही थी और अब तो उसने उसके मुंह पर हाथ रख दिया था। करण ने उसकी कमर में हाथ डाला और उसे अपनी तरफ खींच लिया। उसने गुस्से से कहा, तुम जानती हो मैं तुम्हें पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता हूँ। अगर मुझे तुम्हारे पति को जान से मारना भी पड़े तो मैं ये भी करने से पीछे नहीं हटूंगा। मुझे फर्क नहीं पड़ता वो क्या है कौन है, लेकिन तुम सिर्फ मेरी हो, समझी तुम? सोना उसके ऐसे चिल्लाने से चौंक गई और कसकर अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन उसने अपने हाथों से करण का हाथ पकड़ा और उसे अपनी कमर से हटाने की कोशिश करने लगी। उसने कहा, छोड़ो हमें करण, जाने दो, वरना हम उन्हें बता देंगे कि तुमने हमारे साथ क्या करने की कोशिश की थी। वो जानती थी कि करण कितना बड़ा सनकी इंसान था। उसने 6 सालों से उसकी सनक अपनी आंखों से देखी थी। जब से उसने अपना होश संभाला था तब से उसने करण को देखा था। सोना की बात सुनकर करण ने हंसते हुए कहा, ओ रियली सोना, तुम्हें ऐसा लगता है अंश तुम्हारी बात मानेगा? तो तुम गलत हो। वो कुछ भी नहीं कर सकता क्योंकि वो मेरे दादाजी के एहसानों तले दबा हुआ है। तुम्हें लगता है अंश मुझे रोकेगा अगर मैं उससे ये कह दूं कि तुमने मेरे साथ कितनी ही रातें? वो ये कह ही रहा था कि सोना चिल्लाते हुए बोली, करण। सोना के इस तरह चिल्लाने से करण का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने सोना का हाथ पकड़ा और उसे ले जाते हुए बोला, हम अभी इसी वक्त यहाँ से जा रहे हैं। मैं तुम्हारी ये नौटंकी और बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो दरवाजे तक पहुंचा ही था कि उसे अपने सामने सम्राट खड़ा नजर आया। सम्राट दरवाजे से टिककर अंदर जो कुछ भी हो रहा था वो सारी बातें सुनते हुए मटर के दाने चबा रहा था। करण ने गुस्से से सम्राट को देखा और कहा, मेरे रास्ते में मत आना सम्राट, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। सम्राट ने अपने हाथ में रखे मटर के दाने को मुंह में डाला और अपने हाथ झाड़ते हुए कैजुअली बोला, नहीं, तुम इसे यहाँ से नहीं लेकर जा सकते। तब तक तो बिल्कुल भी नहीं जब तक मेरा काम नहीं हो जाता। करण ने ये सुना और कंफ्यूज होकर उसे देखने लगा। सम्राट ने उनके पास आकर सोना का हाथ करण से छुड़ाते हुए कहा, तुम इसे नहीं ले जा सकते। ये मेरे लिए अंश को आसमान से फर्श पर पटकने का जरिया है। सोना ने ये सुना और हैरानी से उसे देखने लगी। उसने चिल्लाते हुए कहा, हम कुछ नहीं करेंगे। सुना तुम दोनों ने, हम कुछ भी नहीं करेंगे। चाहे तुम दोनों इसके लिए हमारी जान ही क्यों ना ले लो, हम अभी अंश को सब कुछ बता देंगे। ये कहने के बाद वो जाने लगी तो सम्राट ने कहा, मिसेज रायजादा, 1 मिनट, आपको ये देखना चाहिए। सोना कमरे से जा ही रही थी कि उसके कान में एक लड़के की आवाज आई। सोना ने उस आवाज को पहचान लिया और हैरानी से अपनी जगह पर जम गई। उसने सम्राट को देखा जिसके हाथ में मोबाइल था और मोबाइल में एक वीडियो चल रही थी। उस वीडियो में सम्राट एक लड़के से बातें करते हुए नजर आ रहा था। ये देखकर उसके पैरों तले जमीन ही खिसक गई। कुछ देर बाद वो भागकर कमरे में आ गई। सुबह का वक्त, डाइनिंग एरिया में सभी लोग नाश्ते के लिए बैठे थे। शिवी और पीहू आज हॉस्टल जाने वाली थी, इसलिए दोनों उदास थी। दीप उन दोनों को हॉस्टल ड्रॉप करने जाने के लिए सुबह ही घर आ गया था। तभी अचानक से शिवा ने दीप से कहा, दीप बेटे, हमें क्या लगता है कि अब तुम्हारी और शिवी की एंगेजमेंट करवा देनी चाहिए। दीप और शिवी ने ये सुना तो दोनों शिवा को हैरानी से देखने लगे, लेकिन अगले ही पल दीप के चेहरे पर खुशी की चमक आ गई। उसने खुश होते हुए कहा, जी अंकल, जैसा भी आप चाहें। सबने उसकी बात सुनी और मुस्कुराने लगे। शिवी ने दीप की बात सुनी और वो समझ नहीं पाई उसे खुश होना चाहिए या दुखी। कहीं ना कहीं उसे उनके रिश्ते को लेकर थोड़ी घबराहट हो रही थी। उसे अब भी लगता था कि जैसे दीप को उसे उसकी पूरी सच्चाई बता देनी चाहिए, क्योंकि अब तक दीप को यही पता था कि उसके साथ सिर्फ एक ही बार बुरा हुआ है, जबकि सच्चाई कुछ और ही थी। उसने कुछ सोचते हुए धीरे से खुद से कहा, आई थिंक मुझे दीप से बात करनी होगी। राजन सिंह ने कहा, ठीक है, फिर हम महापंडित जी से मुहूर्त निकलवा कर सबको बताते हैं। सबने ये सुना और वो खुश हो गए। शाम 5 बजे। आज अंश जल्दी घर आ गया था,
क्योंकि उसे कुछ फाइल्स और डॉक्यूमेंट्स पर काम करना था जो घर पर स्टडी रूम में रखे हुए थे। वो पिछले 2 घंटे से पूल साइड के पास टेबल पर फाइल रखकर काम कर रहा था। उसके माथे पर सिलवटें दिखाई दे रही थी, जिससे पता चल रहा था कि वो कितना परेशान है। वो एक के बाद एक पेपर्स को देखते हुए लैपटॉप में उसे सेव कर रहा था। तभी सोना भागते हुए कमरे में आई। उसके सामने ब्राउनी भाग रहा था। सोना उसके पीछे उसे पकड़ने के लिए भाग रही थी। सोना जानती थी कि अंश वहाँ पर काम कर रहा था, लेकिन ब्राउनी भागकर कमरे में आ गया था। वो अंश को किसी भी तरह से डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो चुपचाप ब्राउनी को लेकर वहाँ से जाना चाहती थी। अंश अपने काम में खोया हुआ था। उसे जरा सा भी अंदाजा नहीं था उसके आसपास क्या हो रहा था। ब्राउनी पूल का चक्कर लगाते हुए दौड़ रहा था और सोना अपने दोनों हाथ फैला के उसके पीछे भाग रही थी। तभी ब्राउनी अंश की कुर्सी के लेफ्ट साइड से घुस के राइट साइड निकल गया, लेकिन वो सीधा पूल में गिर गया। सोना ने ध्यान नहीं दिया कि वो लगभग अंश के पास पहुंच चुकी थी। जब उसने अंश को अपने एकदम सामने देखा तो उसने अपने पैर को रोकना चाहा, लेकिन वो फिसलकर अंश की कुर्सी से जाकर भिड़ी और अंश की कुर्सी के साथ वे दोनों पूल में छपाक की आवाज के साथ जा गिरे। किसी को भी समझ नहीं आ रहा था वहाँ पर हो क्या रहा था। तभी कुछ पल बाद अंश सोना को लेकर पानी के ऊपर आ गया। वे दोनों पानी के बाहर अपना सर निकालकर सांस लेने की कोशिश कर रहे थे। सोना अंश के गले में हाथ डालकर उससे कस कर लिपटी हुई थी। अंश ने उसे कमर से पकड़ रखा था और वो गुस्से से उसे घूर रहा था। सोना ने कसकर अपनी आंखें बंद कर रखी थी और वो उससे लिपटकर बड़बड़ाने लगी। प्लीज हमें मत छोड़ना, हमें तैरना नहीं आता, हम मर जाएंगे, हम मरना नहीं चाहते, प्लीज प्लीज। कुछ पल बाद सोना और ब्राउनी अंश के सामने सर झुका के खड़े थे। अंश अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए उनके सामने खड़ा था। वो तीनों पूरी तरह से भीगे हुए थे। अभी भी उनके कपड़ों से पानी टपक रहा था। अंश अपने दोनों हाथ फोल्ड करके अपने सामने खड़े उन 2 बेवकूफों को बुरी तरह से घूर रहा था। उसके टेबल पर लैपटॉप रखा हुआ था, जिससे पानी बाहर निकल रहा था, क्योंकि अंश लैपटॉप में काम कर रहा था। इस वजह से जब वो गिरा तब उसने लैपटॉप को भी अपने साथ खींच लिया था और कुर्सी भी पानी में तैर रही थी। सोना सर झुकाए अपनी उंगलियों को आपस में उलझाते हुए उसकी डांट खाने के लिए खुद को तैयार कर रही थी और अंश के गुस्से से बचने के लिए महादेव से मन ही मन में प्रार्थना कर रही थी। उसके कपड़े भी पूरी तरह से गीले थे और ट्रांसपेरेंट होके उसके शरीर से चिपक गए थे, जिसमें वो बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लग रही थी। कुछ पल की खामोशी के बाद अंश की भारी आवाज सोना के कान में पड़ी। कोई मुझे बताएगा यहाँ जो कुछ भी हुआ उसमें किसकी गलती है? सोना जो अब तक अपने ख्यालों में उससे बचने की कोशिश कर रही थी, वो अचानक से उसकी आवाज सुनकर चौंक गई। उसने कुछ भी नहीं कहा और अपनी साड़ी के पल्लू को उंगली में लपेटने लगी। उसे चुप देखकर अंश एक बार फिर से चिल्लाया, क्या मैंने बताया नहीं था? मुझे अपने आसपास कोई भी डिस्टरबेंस नहीं चाहिए। तुम दोनों को यही जगह मिली थी खेलने के लिए, तुम्हें पता नहीं है क्या मैं यहाँ इम्पोर्टेंट काम कर रहा हूँ? सोना जमीन को घूरते हुए हकला कर बोली, हमने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया, गलती से हो गया। अंश अपने दांत को पीसते हुए बोला, ओह गलती से? कहते हुए वो अपना सर हिला रहा था। तुम्हें पता है तुम्हारी एक गलती से मेरा कितना नुकसान हो गया? ये कहते हुए उसने टेबल पर पड़े लैपटॉप के साथ गीले पेपर्स की तरफ इशारा किया। ये सुनकर इस बार ब्राउनी भी भौंकने लगा। फिर वो अपना सर पैरों पर रख के बेचारी आंखों से अंश को देखने लगा, जैसे कह रहा हो कि इसमें सारी गलती उसकी थी, वो सोना को ना डांटे। सोना उसे देखने लगी। उसने डरते हुए कहा, नुकसान? आपका जितना भी नुकसान हुआ है हम उसकी भरपाई कर देंगे। उसकी बात सुनकर अंश अपनी एक भौं उठाकर उसे देखते हुए बोला, ओ रियली? कैसे करोगी? मैं जानना चाहता हूँ। सोना कुछ सोचते हुए बोली, हम आपके लिए काम कर सकते हैं, आपके कपड़े धो सकते हैं, आपकी स्टडी रूम को साफ कर सकते हैं, आपके लिए खाना बना सकते हैं, आप चाहो तो हम आपका ऑफिस वर्क भी कर सकते हैं। अंश ने उसकी बातों का मजाक बनाते हुए कहा, ओ रियली? मुझे तो पता ही नहीं था कि खाना बनाकर और कपड़े साफ करके कोई करोड़ों रुपए की भरपाई भी कर सकता है, वरना मैं ये काम कब का करने लग जाता। सोना ने ये सुना और वो हैरान हो गई। उसने अपने मुंह पर हाथ रख लिया और डरते हुए पूछा, करोड़ों रुपए? हमारी वजह से आपको करोड़ों का नुकसान हो गया? अंश ने घूर कर उसे देखा तो सोना की आंखों में आंसू आ गए और वो सुबकने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था वो आगे क्या कहे या फिर वो अपनी सफाई कैसे दे। यही सोचकर उसकी हालत और भी खराब हो गई थी। क्या सोना सच में इतने सारे पैसों का भुगतान कर पाएगी? अब आगे क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए फोर्स्ड वाइफ, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। पायल हैरानी से अंश को देखने लगी।
अंश ने जो फोन में उसे दिखाया था वो उसके फोन के डिटेल्स थे, जिसमें उसने उस आदमी को अंश के प्रोजेक्ट के डिटेल्स भेजे थे। उसे देखते हुए पायल की आंखें बड़ी हो गई। तीखा खाने की वजह से पायल के मुंह में और गले में बहुत तेज जलन हो रही थी। उसने अंश से पानी का ग्लास लेना चाहा, तो अंश ने उसे साइड में खाली कर दिया। पायल अपने मुंह पर हाथ रखकर खड़ी होते हुए बोली, अंश तुम? वो उठकर वॉशरूम की तरफ जाने लगी, तो अंश ने उसका हाथ पकड़ लिया। पायल चिल्लाते हुए बोली, अंश ये तुम क्या कर रहे हो? छोड़ो मेरा हाथ, मुझे बहुत जलन हो रही है। अंश ने उसका हाथ नहीं छोड़ा और गुस्से से बोला, तुम अपनी हरकतों से बाज कब आओगी पायल? क्यों तुम बार बार अपने लिए प्रॉब्लम खड़ी करती हो? पायल का चेहरा अब तक लाल हो चुका था। उसने कहा, अंश तुम क्या बकवास कर रहे हो? मैंने कुछ भी नहीं किया, छोड़ो मेरा हाथ। पानी, मुझे पानी चाहिए। अंश ने उसे वापस से चेयर पर बिठा दिया और गुस्से से बोला, तुम यहाँ से तब तक नहीं हिलोगी जब तक ये पूरा खाना खत्म नहीं हो जाता। पायल ने बेबस नजरों से अंश को देखा। वो बोली, अंश मैं? उसकी आंखों में आंसू आ गए। अंश ने कठोरता से कहा, मुझे सच सुनना है पायल आंटी। पायल ने रोते हुए कहा, हाँ मैंने किया सब। तुमने उस दिन मेरी बेइज्जती की, मैं कैसे चुपचाप रहती? तुम्हारी कंपनी में जो भी नुकसान हुआ वो सब मैंने किया। मैंने ही तुम्हारे स्टडी रूम से वो पेपर्स निकाले थे और मैंने ही उसे लीक करने के लिए कहा। मैं तुमसे बदला लेना चाहती थी अंश, क्योंकि तुमने हर बार मेरी बेइज्जती की छोटी छोटी बातों के लिए। और उस दिन जो तुमने अपनी बीवी के सामने मेरी इंसल्ट की, उसके बाद मुझसे ये बर्दाश्त नहीं हुआ। तुम क्यों हर बार मुझे नीचा दिखाते हो? मैं तुमसे प्यार करती थी अंश, लेकिन तुमने मुझे समझने की कोशिश ही नहीं की। ये सब सुनकर अंश अपना हाथ टेबल पर पटकते हुए गुस्से से बोला, जस्ट शट अप पायल। तुमने उस रात मुझे ड्रग्स देने की कोशिश की थी, लेकिन अच्छा हुआ। तुमने जिसे ड्रग्स दिया वो मैं नहीं, गौतम चाचू थे। तुमने मुझे फंसाने की कोशिश की। ये तो अच्छा है कि तुमने जो किया वो सिर्फ मैं, मेरे दोस्त और चाचू जानते हैं। उन्होंने अपनी गिल्ट के चलते तुमसे शादी कर ली, तुम्हें मौका दिया, लेकिन तुम अपनी हरकतों से बाज ही नहीं आ रही हो। पायल अंश के साथ कॉलेज में थी, इसलिए उसकी उम्र अंश के बराबर ही थी। उसने सालों पहले कॉलेज फेयरवेल की रात अंश को ड्रग्स देने की कोशिश की, लेकिन अंश के साथ उस दिन गौतम के होने की वजह से गलती से गौतम को ड्रग दे दिया। नशे में होने की वजह से उसे पता नहीं चला कि वो उस रात गौतम के साथ थी। उस वक्त गौतम की पहली पत्नी के साथ उसका डाइवोर्स हो चुका था और कुणाल भी बहुत छोटा था। कुणाल को माँ की जरूरत थी, इसलिए गौतम ने पायल को अपनी जिम्मेदारी समझकर उससे शादी कर ली और उसे अपना नाम दिया। ये घटना जर्मनी में होने की वजह से रायजादा परिवार में किसी को भी इस बारे में नहीं पता था। उसकी बातें सुनते हुए अंश उसे गुस्से से घूर रहा था। उसने गुस्से में कहा, मैं तुम्हें गौतम चाचू की वजह से जाने दे रहा हूँ। ये लास्ट वार्निंग है। अगर तुमने उसके बाद कुछ भी करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ये कहने के बाद अंश ने टिश्यू से अपना हाथ साफ किया और गुस्से से वहां से चला गया। उसके जाने के बाद पायल अपना सर झुकाकर रोने लगी। तभी उसके पीछे से कोई उसके सामने वाली कुर्सी पर आकर बैठ गया। उसने कहा, वेल डन पायल आंटी। पायल ने अपना सर ऊपर करके देखा। उसके सामने सम्राट मुस्कुराते हुए बैठा था। पायल ने रोते हुए गुस्से से कहा, सम्राट, ये तुमने अच्छा नहीं किया। अगर मेरे बाबा को कुछ भी हुआ तो मैं अंश को सब कुछ बता दूंगी। तुमने ये सब मुझसे जबरदस्ती करवाया है। सम्राट ने मुस्कुराते हुए कहा, डोंट वरी पायल आंटी, मैं अपनी बात का पक्का हूँ। आप मुझ पर भरोसा कर सकती हैं। दोपहर का वक्त, शौर्य का ऑफिस। शौर्य अपने सामने खड़ी लड़की को घूर रहा था, जो उसके साथ रहने के लिए तैयार नहीं थी। उसके सामने नालंदा एक हाथ में कॉफी मग लेकर खड़ी थी। शौर्य उस पर चिल्लाते हुए बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे कॉफी में लाल मिर्च मिक्स करने की? तुम्हारी वजह से मेरा मुंह बुरी तरह से जल रहा है। नालंदा ये सुनकर भी शौर्य को बस घूर रही थी, जैसे उसे शौर्य के चिल्लाने से कोई फर्क ही ना पड़ रहा हो। शौर्य ने गुस्से भरी आवाज में कहा, अभी के अभी ये कॉफी मेरे सामने खत्म करो, वरना आज तुम यहाँ से नहीं जाओगी। ये बोल वो चॉकलेट खाने लगा। मिर्च वाली कॉफी की वजह से उसे बहुत जलन हो रही थी। उसका चेहरा और आंखें लाल हो गई थी। उसके माथे पर पसीने की बूंदें थी। इस बार नालंदा उसकी गुस्से भरी आवाज सुन के थोड़ी घबरा गई, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा।
शौर्य उसे घूरते हुए बोला। क्या हुआ? तुम मुझे घूर क्यों रही हो? अभी खत्म करो इसे। कहते हुए उसने नालंदा के हाथ में रखे कॉफी मग की तरफ इशारा किया। नालंदा उसे मुंह बनाते हुए देखने लगी। उसका मन कर रहा था वो अभी उसके हाथ में रखे कॉफी को शौर्य के सर पर पलट दे, क्योंकि उसने काम ही ऐसा किया था। वो नालंदा को एक मिनट भी चैन से बैठने नहीं दे रहा था। ओवरवर्क करने से नालंदा को बहुत गुस्सा आया, इसलिए उसने उसे सबक सिखाने के लिए उसके कॉफी में शुगर की जगह लाल मिर्च ऐड कर दिया था, जिससे शौर्य का मुंह बहुत बुरी तरह से जल रहा था। फाइनली नालंदा ने अपने दांत चबाते हुए शौर्य से माफी मांगी। आई एम सॉरी सर, आगे से ऐसा नहीं करूंगी। शौर्य से घूरते हुए बोला। सॉरी कितनी बार बोलोगी? तुम मेरी सेक्रेटरी हो, तुम्हें इतना भी नहीं पता अपने बॉस से कभी पंगा नहीं लेना चाहिए? पिछले कुछ दिनों से तुम मुझे इसी तरह से परेशान करती आ रही हो, लेकिन अब बस, बहुत हो गया। कहते हुए उसने अपना हाथ उसके सामने के कॉफी टेबल पर जोर से पटका। नालंदा ने उसे हैरानी से देखा। ये आदमी पागल हो चुका था। उसने कहा, सर मैं नहीं, आप मुझे परेशान करते थे इसलिए मैंने। शौर्य ने गुस्से से कहा, शट अप, अभी के अभी से खत्म करो। नालंदा इस बार शौर्य के चिल्लाने से डर गई। उसने देखा शौर्य उसे बुरी तरह से घूर रहा है। शौर्य की आंखें आज बाकी दिन के मुकाबले बहुत कठोर थी। वो अपने लाल आंखों से नालंदा को देखते हुए बोला, ड्रिंक इट नाउ। नालंदा ने अपना सलाइवा गटक लिया। नालंदा अपने कांपते हाथों से कॉफी मग को अपने होठों के पास लेकर आई। उसने एक नजर शौर्य को देखा, जो उसे आंखों से इशारा करके उसे पीने के लिए कह रहा था। नालंदा ने जैसे ही कॉफी की एक घूंट भरी, उसके मुंह में तेज जलन का एहसास हुआ। उसने उसे उगलना चाहा, तो शौर्य ने उसे धमकाते हुए कहा, कॉफी के एक भी बूंद जमीन पर नहीं गिरने चाहिए, नहीं तो अगली बार सजा डबल होगी। नालंदा ने ये सुना और उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने उसे बहुत मुश्किल से गले से नीचे उतारा। उसके होठ कांपने लगे। नालंदा ने एक बार फिर से कॉफी की घूंट भरी, पर इस बार उसे जलन बहुत ज्यादा महसूस हो रही थी। उसका छोटा सा प्यारा चेहरा लाल हो गया और वो जोर जोर से सांस लेने लगी। उसने मग को टेबल पर रखा और अपने एक हाथ को पंखे की तरह अपने मुंह के आगे हिलाने लगी, जैसे वो अपने जलन को कम करना चाहती हो। लेकिन उसे कोई राहत नहीं मिली। उसने शौर्य को देखा, जो चॉकलेट खाते हुए उसे ही देख रहा था। उसने इधर उधर देखा। उसे शौर्य के टेबल पर पानी का ग्लास दिखा। नालंदा भाग के टेबल पर गई और पानी को एक ही सांस में अपने गले से नीचे उतार लिया। फिर भी उसकी जलन कम नहीं हो रही थी। वो भागकर शौर्य के पास आई और उसके हाथ से चॉकलेट छीनकर खाने लगी। शौर्य ने लगभग चॉकलेट खत्म कर लिया था। इस वजह से उसे थोड़ी सी भी राहत नहीं मिली। उसके माथे पर पसीना आना शुरू हो गया। उसके मुंह से कुछ नहीं निकल रहा था। वो अपना पेट पकड़ के जमीन पर बैठ गई, क्योंकि उसके पेट में भी जलन होने लगी थी। शौर्य उसे परेशान होते देख रहा था। तभी अचानक से नालंदा बेहोश होकर जमीन पर गिर गई। शौर्य उसे बेहोश देखकर घबरा गया और भागकर उसके पास आया। वो अपने घुटनों के बल बैठ गया और नालंदा के गाल को हल्का हल्का थपथपाने लगा। मिस ठाकुर, ओपन योर आईज, मिस ठाकुर। उससे जब कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला, तो शौर्य उसे अपनी गोद में उठाकर ऑफिस से बाहर निकल गया। सब लोग उन दोनों को देखने लगे। वहां पर सभी लोगों को नालंदा और शौर्य के बीच के कैट फाइट की आदत हो गई थी। सभी लोग आज पहली बार शौर्य को नालंदा के लिए परेशान होते देख रहे थे। शौर्य ने नालंदा को गाड़ी की पिछली सीट पर आराम से लिटाया और खुद ड्राइविंग सीट पर आ गया। कुछ वक्त बाद नालंदा हॉस्पिटल बेड पर थी। उसके हाथ में ड्रिप लगी थी। शौर्य उसके पास सोफे पर बैठा उसके होश में आने का इंतजार कर रहा था। वो बार बार नालंदा को देख रहा था। उसके चेहरे पर नालंदा के लिए परेशानी के भाव साफ दिखाई दे रहे थे। कुछ देर बाद शौर्य ने देखा नालंदा को होश आ गया। वो भागकर उसके पास आया और उसका हाथ पकड़ लिया। नालंदा ने भी किसी के हाथों की गर्मी अपने हाथ में महसूस करके उसके हाथ को कस के पकड़ लिया। शौर्य ने एक सांस में पूछा, मिस ठाकुर तुम जाग गई, तुम कैसा महसूस कर रही हो? आर यू ओके? नालंदा उसे अपने लिए परेशान देखकर अंदर ही अंदर खुश हो रही थी। शौर्य के सवाल के बदले में उसने अपना सर नहीं में हिलाया। उसके इस रिस्पॉन्स से शौर्य के चेहरे की चमक परेशानी में बदल गई। शौर्य डॉक्टर को आवाज देने लगा, डॉक्टर,
डॉक्टर! तभी एक लेडी डॉक्टर उसकी आवाज सुनकर जल्दी से अंदर आ गई। उसने देखा कि नालंदा को होश आ गया है, तो वो उसका एग्जामिन करते हुए बोली, मिस ठाकुर, यू आर ओके नाउ। आगे से कुछ भी तीखा और चटपटा खाने से बचे, आपके हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। नालंदा ने हाँ में सर हिलाया। शौर्य अपने चेहरे पर नकली गुस्सा लिए उसे घूरने लगा। नालंदा मासूमियत से मुस्कुरा दी। शौर्य भी उसकी मुस्कान देखकर पिघल गया। वो उससे माफी मांगते हुए बोला, आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था ऐसा हो जाएगा। नालंदा ने भी उसके माफी के बदले माफी मांगते हुए कहा, आई एम सॉरी टू, मुझे आपके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। कहते हुए नालंदा पपी फेस बनाकर उसे देखने लगी। शौर्य उसके क्यूटनेस को देखकर मुस्कुरा दिया। दूसरी तरफ अंश अपने ऑफिस में बैठा किसी चीज को याद करते हुए हल्का हल्का मुस्कुरा रहा था। अगर कोई अंश को इस वक्त मुस्कुराते देख लेता तो ये उनके लिए एक अजूबा से कम नहीं होता। ऑफिस में शांति का माहौल था। तभी वहां की शांति को भंग करने के लिए कोई दंदनाते हुए केबिन के अंदर आ गया। ये थे हमारे रेहान साहब। अंश ने आवाज सुन उस तरफ देखा। रेहान आज फिर से लंच बॉक्स लेकर आया था। अंश ने उसे गुस्से से देखा। पता नहीं इस लड़के को इतना शोर क्यों पसंद था। रेहान अंश के सामने कुर्सी पर बैठते हुए बोला, गेस कीजिए आज मैं आपके लिए क्या लेकर आया हूँ। अंश ने चिढ़ते हुए उसे देखा। उसने कहा, मुझे इरिटेट करना बंद करो रेहान, तुम पिछले 3 दिनों से एक ही सवाल करते थक नहीं गए। रेहान ने मुंह बनाते हुए कहा, एक तो आपका काम करो और दूसरा आपकी डांट भी खाओ। अंश ने अपना सर हिलाया और लंच बॉक्स लेकर सोफे पर आ गया। तभी रेहान भी उसी के पास आते हुए बोला, भाई मुझे भी खाना चाहिए, मैं भाभी के हाथों के खाने को बहुत मिस करता हूँ। अंश ने कहा, नो, ये उसने मेरे लिए भेजा है। और वो टिफिन खोलकर मुस्कुराया, जिसे देखकर रेहान ने हैरानी से कहा, ओ माय गॉड, आप मुस्कुरा रहे हो। अंश ने ये सुना और अपने चेहरे के भाव को छुपा लिया। रेहान ने कहा, मैंने सुना था प्यार अच्छे अच्छों को बदल देता है, और आज देख भी लिया, भाभी के प्यार में आप बदलने लगे हो। अंश कंफ्यूज्ड चेहरे के साथ उसे देखते हुए बोला, प्यार? क्या जवाब देगा रेहान? क्या होगा आगे? जानने के लिए सुनते रहिए ये कहानी सिर्फ पॉकेट एफएम पर। सोना ने डरते हुए पूछा, कितने करोड़ का नुकसान हुआ? अंश उसकी बात सुनकर अपने माथे पर उंगली रखकर कुछ सोचने का नाटक करने लगा। उसे ऐसे देखते हुए सोना घबरा रही थी। कुछ पल सोचने के बाद अंश ने कहा, 2-4 करोड़ का, बस इतना ही। ये सुनकर तो सोना की आंखें बड़ी बड़ी हो गई, जैसे अभी बाहर आ जाएंगी। वो हकलाते हुए बोली, 2-4 करोड़? अंश ने हाँ में सर हिलाया और उसकी तरफ बढ़ने लगा। उसने कहा, तो बताओ कैसे हेल्प करोगी? सोना बहुत ज्यादा घबरा गई, क्योंकि अंश उसके एकदम करीब जो पहुंच गया था, उसके पास पीछे हटने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। वो भी धीरे धीरे अपने कदम पीछे हटाने लगी। वो अपना हाथ आगे करते हुए बोली, वहीं रुक जाइए, हम बात करते हैं ना। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसे लगा अब अंश उसे छोड़ेगा नहीं। अंश के अपनी तरफ बढ़ते कदम के साथ उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने कहा, प्लीज हम। लेकिन अंश ने उसकी बातें नहीं सुनी। वो सोना को देखते हुए उसकी तरफ बढ़ रहा था। उसने ध्यान नहीं दिया। जहाँ वो लोग चल रहे थे वहाँ पानी था। उसने अगले ही पल एक और कदम सोना की तरफ बढ़ाया। उसका पैर जमीन पर गिरे पानी पर पड़ा और वो फिसल गया। लेकिन अगले ही पल उसे एहसास हुआ कि उसे कोई दर्द नहीं हो रहा था। उसने देखा वो सोना के ऊपर गिरा था। ब्राउनी उन दोनों को गिरते देखकर वहाँ से भाग गया। अंश सोना के ऊपर था और सोना अंश के नीचे। सोना ने कसकर अपनी आंखें बंद कर रखी थी और उसने अपनी आवाज को बाहर आने से रोकने के लिए अपने होठों को दांतों से दबा लिया था। ऊपर से अंश इतना भारी था कि उससे सांस भी नहीं ली जा रही थी। अंश एकटक उसके चेहरे को देखने लगा। वो भूल गया कि इस वक्त वो सोना के ऊपर था। सोना गीले बालों और गीले कपड़ों में वो बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लग रही थी। ऊपर से उसका लाल चेहरा। अंश कुछ पल के लिए अपना गुस्सा भूलकर उसे एकटक देखने लगा। सोना के चेहरे पर उसके कुछ बाल चिपके हुए थे। अंश ने हाथ आगे करके उन्हें उसके गोरे से चेहरे के साइड कान के पीछे किया और उसके गाल को अपनी हथेली में भर लिया। उसके चेहरे को देखते हुए अंश का दिल तेजी से धड़क रहा था, मानो अभी बाहर निकल जाएगा।
अंश ने उसके गुलाबी होठों को देखा जिसे सोना ने अपने दांतों से दबा रखा था, जिसकी वजह से उसके होठों पर खून जमा हो गया था। अंश उसे देखते हुए उसे किस करने के लिए झुका। वो उसके होठों को छूता उससे पहले सोना के मुंह से सुबकने की आवाज आई। उस आवाज से मानो अंश की तंत्रा टूटी। वो जल्दी से आंखें खोलकर उसे देखने लगा। सोना अपने होठों को दबाते हुए दर्द में सुबक रही थी। पीठ के बल गिरने की वजह से उसकी कमर और पीठ में काफी दर्द हो रहा था। उसके मुंह से आवाज बाहर आना चाहती थी, लेकिन वो अंश के सामने रोना भी नहीं चाहती थी। अंश ने उसे अपने नीचे ऐसे घुटते देखा तो जल्दी से उसके ऊपर से उठकर सोना का हाथ पकड़कर उसे उठाने की कोशिश करने लगा। लेकिन जैसे ही उसने उसे उठाकर बिठाया, सोना के मुंह से तेज आवाज निकल गई। आह! सोना जोर जोर से रोने लग गई। उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। ऊपर से शाम का समय होने की वजह से ठंड भी बहुत बढ़ चुकी थी। उसके कपड़े गीले थे जिससे वो कांपने लगी। अंश उसके पास बैठकर परेशान होते हुए बोला, बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है क्या? सोना सुबकने लगी। अंश ने उसे जल्दी से गोद में उठाया और बेडरूम में ले आया। उसने उसे बेड पर आराम से बैठा दिया और कमरे से बाहर चला गया। वो पीहू और शिवी को आवाज देने लगा, लेकिन जब उसे किसी का जवाब नहीं मिला तो वो वापस कमरे में आ गया। सोना बेड के हेडबोर्ड से टिक कर बैठी थी। उसके सामने अंश बैठ गया। अंश ने उससे फिक्र करते हुए पूछा, आर यू ओके? सोना ने घूर कर उसे देखा। उसने कहा, हम आपको ठीक लग रहे हैं। आपने हमारी कमर तोड़ दी और पूछ रहे हैं हम ठीक है या नहीं। तभी कमरे में नीलिमा आ गई। नीलिमा ने कमरे में आते हुए कहा, क्या हुआ अंश? तुम पीहू और शिवी को क्यों आवाज दे रहे हो? वो दोनों कब का हॉस्टल? वो कह ही रही थी कि उसकी नजर उन दोनों पर पड़ी। नीलिमा उनके पास आते हुए बोली, महादेव, ये तुम दोनों को क्या हुआ? नीलिमा आगे कुछ बोल पाती, अंश बीच में ही बोल पड़ा, मॉम, इसके कपड़े बदलने में मदद कीजिए। ये बेवकूफ लड़की पूल में गिर गई थी और इसे तैरना भी नहीं आता एंड आई थिंक इसे चोट भी आई है। आप इसकी हेल्प कीजिए कपड़े बदलने में। अंश के खुद को बेवकूफ बुलाए जाने से सोना ने घूर कर उसे देखा। उसने कहा, एक्सक्यूज मी, हम बेवकूफ नहीं हैं। अंश ने उसे इग्नोर किया और वो कपड़े लेकर चेंज करने चला गया। नीलिमा ने जब सुना उसे चोट आई है तो वो परेशान हो गई। वो सोना के पास आते हुए बोली, क्या हुआ तुझे? बताओ, ये लड़का तो कुछ भी बोलता है। क्या तुम्हें सच में चोट आई है? ये सुनकर सोना ने उसे रुआसा होकर देखा। फिर उसने नीलिमा को सब कुछ बताया जो वहाँ पर हुआ था। वो सब सुनते हुए नीलिमा तो हैरान हो गई। उसने शॉक्ड एक्सप्रेशन के साथ कहा, क्या 3-4 हजार करोड़ का नुकसान तुमने कर दिया और उसने तुम्हें सिर्फ डांटा? स्ट्रेंज। ये कहते हुए वो अपने किसी पुराने ख्यालों में चली गई। उन्हें याद था जब एक मेड ने उसके इम्पोर्टेंट फाइल पर एक बार गलती से कॉफी गिरा दिया था, तब अंश ने कितना बड़ा तांडव किया था। लेकिन तब तो बात सिर्फ कुछ लाख की थी। उन्हें सोच में गुम देखकर सोना उसके हाथ को पकड़कर हिलाते हुए बोली, माँ, आप क्या सोच रही हैं? प्लीज हमारी मदद कीजिए कपड़े बदलने में। ये सुनकर नीलिमा अपने सेंस में वापस आई। उसने कहा, हाँ ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करती हूँ, नहीं तो तुम्हें ठंड लग जाएगी। सोना ने जल्दी जल्दी हाँ में सर हिलाया। नीलिमा जल्दी से उसके पास से उठकर कबर्ड से कपड़े लेकर आई। उसने उसका हाथ पकड़कर बेड से खड़ा किया और उसे कपड़े पहनने में मदद की। तब तक अंश भी बाहर आ गया। सोना ने उसे देखा और कंबल में घुस गई। उसे लगा अंश फिर से उसे डांटने वाला था। उसने नीलिमा को देखते हुए कहा, माँ प्लीज आज आप यहाँ से कहीं मत जाना, ये हमें फिर से डांटने लग जाएंगे। नीलिमा ने उसे बेड पर दुबक कर बैठते हुए देखा और वो अपनी हंसी रोकने की कोशिश करने लगी। उसने कहा, सोना तुम इतना डर क्यों रही हो? घबराओ मत, ये तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। सोना ने उसी तरह कहा, फिर भी आप इनसे कहिए हमें माफ कर दे, हमने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया, वो सब गलती से हो गया। अंश ने उसकी बात सुनी और उसे घूरते हुए पूल के पास आ गया, जहाँ पर अब भी उसकी चेयर पानी में बोट की तरह तैर रही थी और उसके पेपर भी। उसने फ्रस्ट्रेट होकर टेबल को एक लात मारी और टेबल पर बचे हुए पेपर्स भी टेबल के साथ पूल में गिर गए। ये देखकर अंश का दिमाग खराब हो गया। उसने फ्रस्ट्रेशन में अपने बाल पकड़कर खींचते हुए कहा, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। उसने आज जो पूरा दिन अपना टाइम और एनर्जी जिस काम पर लगाया था वो पानी में मिल गया। इधर कमरे में नीलिमा सोना की कमर और पीठ पर मलहम लगाकर उसे रेस्ट करने का कहकर चली गई। सोना बीमारों के जैसे बेड पर पड़ी थी। उसने अपनी आंखें बंद की और खुद से कहा, महादेव, ये हमसे क्या क्या करवा रहे हैं आप? उसे यकीन नहीं हो रहा था उसकी वजह से अंश को इतना नुकसान झेलना पड़ रहा था। वो बार बार कंबल से बाहर झांक कर देख रही थी। अंश बालकनी में खड़ा सिगरेट पी रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था आजकल उसके साथ जो हो रहा था। कुछ देर बाद उसने सिगरेट फेंक दी और हंसने लगा।
वाओ, मेरा फिर से इतना बड़ा नुकसान हो गया, वो भी कैसे? पानी में डूबकर। वाओ। सोना को सुनाई तो नहीं दे रहा था कि वो क्या कह रहा था, लेकिन वो उसकी हरकतों को साफ साफ देख पा रही थी। अंश कभी रेलिंग पर हाथ मारता तो कभी लात। सोना ने खुद से कहा, लगता है पानी में गिरने की वजह से इनके दिमाग में कुछ तकनीकी खराबी आ गई है। कैसे अजीब हरकतें करने लगे हैं। महादेव, ये आपने ठीक नहीं किया। कुछ देर बाद ब्राउनी कमरे में आया और कूदकर बेड पर चढ़ गया। वो भी अब तक सूख चुका था। सोना ने उसे देखा और उसे ब्राउनी पर गुस्सा आया। वो उसका कान पकड़कर उसे डांटते हुए बोली, देखा, तुम्हारी वजह से आज हमारी कमर टूट गई। तुम्हारी वजह से उस हिटलर ने हमें डांटा। अब और कोई बदमाशी नहीं। अंश जो कमरे में वापस आ रहा था, उसने उन दोनों को ऐसे देखा और सोना को ब्राउनी को ऐसे डांटते देखा तो उसके कदम रुक गए। उसने उन दोनों को घूर कर देखा और स्टडी रूम में चला गया। रात 9 बजे शौर्य और दीप दोनों अपने ऑफिस के बाद एक क्लब में बार के पास चेयर पर बैठकर ड्रिंक एंजॉय कर रहे थे। उस क्लब में कई अमीर लड़के लड़कियां नशे में धुत एक दूसरे से चिपक कर डांस कर रहे थे। शौर्य का सर भी तेज म्यूजिक के साथ हिल रहा था और दीप उसे मुस्कुराते हुए देख रहा था। शौर्य इधर उधर देखते हुए ड्रिंक करने लगा। उसने कहा, मुझे लगता है हमें अंश को भी यहाँ बुला लेना चाहिए था। उसका दिमाग थोड़ा शांत हो जाता। आजकल जो कंपनी में हो रहा है उसके बाद उसे शांत रहने की बहुत जरूरत है। मैंने उसे हेल्प के लिए पूछा था, लेकिन उसने मना कर दिया। लेकिन क्रिश ने बताया उसने आधे से ज्यादा नुकसान को मैनेज कर लिया है। उसने गहरी सांस ली और मुस्कुराते हुए कहा, खैर वो छोड़, अब तो तुम्हारी शादी होने वाली है। दीप ने ये सुना और मुस्कुराया। दीप बोला, हाँ, लेकिन मुझे लगता है शिवी अभी रेडी नहीं है। आई थिंक मुझे उसे वक्त देना चाहिए। शौर्य ने दीप के कंधे पर हाथ रखा और कहा, डोंट बी सैड, मुझे यकीन है तुम उसे संभाल लोगे। दीप ने हाँ में सर हिलाया और वो दोनों ड्रिंक करने लगे। तभी एक लड़की डांस करते हुए शौर्य के पास आ गई और उसके साथ फ्लर्ट करने लगी। वो लड़की देखने में बहुत खूबसूरत थी और उसने ब्लैक शॉर्ट ड्रेस पहन रखी थी, जिससे उसका फिगर बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा था। दीप ने ये देखा और अपना सर हिलाया। शौर्य उस लड़की को इग्नोर करते हुए दीप के पीछे जाने लगा, लेकिन उस लड़की ने शौर्य का हाथ पकड़ लिया। शौर्य ने उसे मुड़कर देखा और उसके हाथ से अपना हाथ छुड़ाते हुए बोला, एक्सक्यूज मी मिस, आप गलत लड़के पर ट्राई कर रही हैं। लेकिन वो लड़की मुस्कुराते हुए शौर्य के बिल्कुल पास आ गई। उसने कहा, आई नो यू आर शौर्य कपूर, तुम क्लब और लड़कियों के बीच सबसे मशहूर हो। शौर्य ने कहा, पहले की बात अलग थी, लेकिन अब मैं कमिटेड। वो कह ही रहा था कि उसकी नजर उस लड़की के पीछे कुछ दूर पर खड़ी एक जानी पहचानी लड़की पर पड़ी, जो इतने लोगों की भीड़ में काफी मिस्टीरियस लग रही थी। उसने उस लड़की को साइड किया और उसकी तरफ बढ़ गया। उसने कहा, क्या वो यही थी? शौर्य उस मिस्टीरियस लड़की की तरफ भागा, लेकिन वो क्लब की डिम लाइट में कहीं गायब ही हो गई। शौर्य ने चारों तरफ नजर घुमाकर देखा। अब वो वहाँ कहीं नजर नहीं आ रही थी। उस जगह बहुत ज्यादा भीड़ थी, इसलिए उस लड़की को ढूंढना थोड़ा मुश्किल था। कौन है जिसे देखकर शौर्य बेचैन हो गया था? आखिर कौन है वो लड़की जिसका शौर्य पीछा कर रहा था? और शिवी दीप से शादी क्यों नहीं करना चाहती? जानने के लिए सुनते रहिए फोर्स्ड वाइफ, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। शौर्य देख ही रहा था कि उसे क्लब के एग्जिट की तरफ वही लड़की जाते हुए दिखाई दी। वो बिना देरी किए उसके पीछे भागा। उसने इधर उधर देखा, लेकिन फिर से वो लड़की कहीं गायब हो गई। शौर्य कुछ देर उसे ढूंढता हुआ आ गया, लेकिन उसे दूर दूर तक कोई नजर नहीं आया। उसने खुद से कहा, कौन है जो मेरे साथ आंख में चोली खेल रही है? उस लड़की को देखकर उसके जहन में सिर्फ एक ही चेहरा आ रहा था। तभी किसी ने शौर्य के कंधे पर पीछे से हाथ रखा और शौर्य अलर्ट हो गया। उसने उसका हाथ पकड़ा और घुमाकर उसे जमीन पर पटक दिया। तभी उसके कान में एक जानी पहचानी आवाज आई, तू पागल है क्या? मुझे क्यों मारा? शौर्य ने देखा वो कोई और नहीं बल्कि उसका दोस्त दीप था। वो उसे उठाते हुए बोला, अब सॉरी यार, मुझे लगा कोई और है। तुझे ज्यादा चोट तो नहीं आई ना? दीप उठकर अपने कपड़े झाड़ते हुए बोला, कभी कभी आसपास देख भी लिया कर। मेरी पहले से ही कमर टूटी हुई है, तुमने इसे और तोड़ दिया। हाय मेरी कमर। वहीं दूसरी तरफ हवेली में, हाय हमारी कमर। हवेली में सोना का भी कुछ यही हाल था। सोना बेड से उठी और तभी उसके मुंह से तेज चीख निकल गई। उसने जैसे तैसे मैनेज किया और वॉशरूम के लिए बढ़ गई। वो अपनी कमर को पकड़कर चल रही थी। उसे अपनी कमर और पीठ पर काफी दर्द हो रहा था। कुछ पल बाद जब वो वापस आई तब उसने देखा अंश अपने हाथ में पेन किलर और बाम लेकर खड़ा था। सोना उसे मुंह बनाकर देखने लगी।
वो उसी तरह से बेड पर बैठ गई, लेकिन उसे बेड पर बैठने में काफी परेशानी हो रही थी। अंश ने ये देखा और उसके पीछे तकिया लगा दिया। सोना आराम से टिक कर बैठ गई। उसने कहा, धन्यवाद। अंश उसके पास बैठते हुए बोला, वो सब छोड़ो, ये दवाई खा लो और इसे लगा लो, तुम्हें दर्द से राहत मिलेगी। सोना ने उसके हाथ में टैबलेट देखा और मुंह बनाते हुए बोली, नहीं, हमें इस तरह की दवाई अच्छी नहीं लगती, ये बहुत कड़वी होती है, हमें ये नहीं पसंद। अंश ने उसे घूरते हुए कहा, तुम्हें डॉक्टर किसने बना दिया? क्या तुम्हें नहीं पता हर दवाई कड़वी ही होती है? सोना ने कहा, किस गलतफहमी में हैं आप? कुछ दवाई मीठी भी होती है। अंश ने कहा, हाँ तो इसे मीठी दवाई समझकर ही खा लो। ये सुनकर सोना ने नहीं में सर हिलाया और उसने कहा, नहीं, हम ठीक हैं। अंश ने उसे घूर कर देखा और उसके पास आ गया। उसने दवाई उसके मुंह में डालने की कोशिश की, लेकिन सोना ने अपने होठों को अंदर की तरफ मोड़ लिया। अंश ने उसकी इस हरकत पर गुस्से से उसे देखा। उसने ज्यादा कुछ नहीं किया, बस उसकी नाक पकड़ ली, जिसके बाद सोना का मुंह अपने आप ही खुल गया। अंश ने जल्दी से उसके मुंह में टैबलेट डाल दिया और टेबल से पानी का ग्लास लेकर पानी उसके मुंह में डाल दिया, जिससे वो टैबलेट सोना के गले से नीचे आराम से उतर गई। अंश ने उसके सर पर थपकी दी और कहा, देखा कितना आसान था ये। सोना अजीब सा मुंह बनाकर अपनी गुस्सैल नजरों से उसे घूरने लगी। अंश ने कहा, चलो लेट जाओ, मैं तुम्हारी कमर में बाम लगा देता हूँ। सोना उसकी बात सुनकर हैरान हो गई। ये सोचकर कि अंश उसकी कमर पर बाम अप्लाई करने वाला था, उसका मुंह देखने लायक हो गया। वो अपना मुंह दूसरी तरफ करते हुए बोली, इसकी कोई जरूरत नहीं है मिस्टर रायजादा, हम ठीक हैं। वो धीरे से बुदबुदाई, पहले खुद ही चोट पहुंचाओ और फिर दवाई भी लगाओ। अंश ने ये सुना और आंखें छोटी करके उसे देखने लगा। उसने हैरानी से कहा, ओ रियली? क्या मैंने कहा था तुम्हें गिरने के लिए? तुम खुद गिरी थी। सोना ने ये सुना और हैरान होते हुए खुद से बोली, इन्हें कैसे पता हम क्या कह रहे थे? वो उससे बहस करते हुए बोली, क्योंकि आप हमारे ऊपर गिरे थे, इसलिए हमें ये पेन हो रहा है। एक तो हाथी जितना शरीर, पता नहीं खुद को इंसान कैसे कहते हैं आप। कहते हुए उसकी आवाज धीमी हो गई, लेकिन अंश ने उसकी ये आखिरी बात भी सुन ली थी। उसने कहा, तुम? और उसने उसका पैर पकड़ा और बेड पर खींच लिया। सोना जो टिक कर बैठी थी, वो अचानक से अब लेटने की पोजीशन में थी। अंश की इस हरकत पर वो उसे घूरने लगी। सोना कुछ कहती उससे पहले अंश ने उसे पलट दिया। सोना हैरान हो गई। सोना जोर से चिल्लाई, मिस्टर रायजादा, क्या कर रहे हैं आप? हम कर लेंगे। तब तक अंश ने उसके कपड़े को थोड़ा ऊपर सरका दिया था, जिससे सोना की पतली सी कमर उसके सामने थी। अंश ने उसे देखा तो अचानक से उसे रियलाइज हुआ कि ये इतना आसान नहीं होने वाला था जितना उसने सोचा था, और सोना अपना चेहरा तकिए से छिपाने लगी। उसे अपनी खुली कमर पर ठंडी हवा का एहसास हुआ, जिससे उसे गूज़बम्स आ गए। उसकी कमर को देखते हुए अचानक से अंश का गला सूखने लगा। अंश ने धीरे से उस जगह को छुआ जहां पर गिरने की वजह से थोड़ा लाल निशान बन गया था। सोना ने अंश के गर्म हाथों के टच को महसूस करके कसकर अपनी आंखें बंद कर ली और तकिए को मजबूती से पकड़ लिया। अंश ने एक नजर सोना के चेहरे को देखा और झुककर उस जगह पर धीरे धीरे फूंक मारने लगा। उसकी गर्म सांसों को अपनी स्किन पर महसूस करते हुए तो सोना सिहर उठी। उसका दिल मानो धड़कना ही बंद हो गया। अंश ने बाम लिया और सॉफ्ट हाथों से उसकी कमर पर अप्लाई करने लगा। बाम की गर्माहट से सोना को दर्द से थोड़ा आराम मिला। अंश को पता नहीं चला ये प्रोसेस उसने कितनी बार किया, लेकिन उसे लग रहा था ये कम ही था। अंश उसके चेहरे को देखने लगा, जिसमें अब सुकून नजर आ रहा था। अंश के होठ सोना के दूध जैसे सफेद और मुलायम स्किन को छूना चाहते थे, लेकिन उसने खुद को कैसे कंट्रोल कर रखा था, ये बस वही जानता था। जब उससे बर्दाश्त नहीं हुआ तो वो उसके कपड़े को ठीक करके बेड से उठ गया। उसने सोना को देखा जो शायद सो चुकी थी। उसने उसे बिना डिस्टर्ब किए उसी तरह ब्लैंकेट से कवर किया और लाइट बंद करके स्टडी रूम में चला गया। अगले दिन अंश अपने स्टडी में था और ब्रेकफास्ट करने के बाद सब अपने काम में चले गए। सोना भी ब्राउनी के साथ गार्डन में घूम रही थी। उसकी कमर का दर्द अब थोड़ा ठीक था। उसे पीहू और शिवी की बहुत याद आ रही थी। नीलिमा भी अपने किसी काम से बाहर गई थी। तभी उसकी नजर गार्डनिंग करते कुछ लोगों पर पड़ी जो कुछ कर रहे थे। सोना कुछ सोचते हुए उनके पास आ गई। उसने पूछा, आप सब क्या कर रहे हो? उसकी आवाज सुनकर वो लोग पीछे पलट गए। सोना को अपने सामने देखकर उन सब ने अपना सर झुका लिया। उनमें से एक बूढ़े व्यक्ति ने कहा, मैडम, हम सूखे पौधों को बदलकर नए पौधे लगा रहे हैं। सोना ने ये सुनकर अपने होठों का पाउच बना लिया। उसने पूछा, क्या हम भी ये कर सकते हैं? उन सब ने उसके सवाल को सुना और एक दूसरे को देखने लगे। सोना ने पूछा, क्या कोई परेशानी है? सोना के सवाल पर वो बूढ़ा व्यक्ति फिर से बोला, मैडम, आपको ये नहीं करना चाहिए।
इसके लिए हम सब है ना। अगर रायजादा सर को पता चल गया तो वो हम सबको नौकरी से निकाल देंगे। सोना उनकी बातों को इग्नोर करते हुए बोली, काका, पहली बात तो हम आपसे छोटे हैं, इसलिए आपको हमें मैडम कहने की जरूरत नहीं है। आप हमें हमारे नाम से बुला सकते हैं। और दूसरा ये कि आपके सर आपसे कुछ भी नहीं कहेंगे, इसलिए आप निश्चिंत रहें, हम उनसे बात करेंगे। ये कहने के बाद सोना ने अपनी साड़ी को कमर में अटका लिया और उनके साथ काम करने में लग गई। सबने ये देखा और उसे रोकते हुए बोले, लेकिन मैडम आपको। सोना ने उन्हें घूर कर देखा और अपनी स्वीट सी आवाज को तेज करके ऑर्डर देने के टोन में बोली, आप सब हमें मैडम कह रहे हैं तो आपको हमारी बात माननी होगी। ये हमारा ऑर्डर है कि आप हमें हमारा काम करने से नहीं रोकेंगे, समझे आप? सबने ये सुना और अपना सर झुका लिया और कहा, वी आर सॉरी मैडम। सोना ने कहा, ठीक है, हमने आपको माफ किया। अब आप सब अपना काम कीजिए और हमें भी करने दीजिए। ये कहने के बाद वो खुशी खुशी उनके साथ फूलों की क्यारी में सूखे पौधों को नए पौधों से रिप्लेस करने लगी। तभी एक ब्लैक कलर की कार गेट से अंदर आई और गार्डन से होते हुए घर के पास रुक गई। उसमें से सम्राट बाहर आया। उसने अपनी आंखों पर काला चश्मा चढ़ा रखा था। वो अंदर जाने वाला था कि उसकी नजर गार्डन में काम कर रही सोना पर पड़ी और उसके होठों पर तिरछी मुस्कान तैर गई। उसने अपनी आंखों से चश्मा हटाया और उसे अपने टी शर्ट में टक करते हुए सोना की तरफ बढ़ने लगा। वो सोना के पीछे आकर खड़ा हो गया। वो उसकी साड़ी से झांकती पतली कमर को देख पा रहा था, जो दिखने में बहुत सुंदर और आकर्षक थी। उसने अपने मन में कहा, इसके लिए कोई कैसे पागल ना हो। तभी उसे एहसास हुआ वो कब से सोना की कमर को ही देख रहा था, तो उसने अपनी नजर उससे फेर ली। उसने अपना गला साफ किया और कहा, हेलो पार्टनर इन क्राइम, व्हाट आर यू डूइंग हियर विद दीज सर्वेंट्स? अचानक से उसकी आवाज सुनकर सोना चौंक गई। उसने पीछे मुड़कर देखा। सम्राट को अपने सामने खड़ा पाकर उसका चेहरा कठोर हो गया। नौकरों ने भी सम्राट को देखा और अपना सर झुकाकर खड़े हो गए। सोना ने चिढ़ते हुए कहा, या तो आपकी आंखें नहीं है या फिर आप आंखों के होते हुए भी अंधे हैं। दिखाई नहीं दे रहा हम अपना काम कर रहे हैं? सम्राट को सोना से इस तरह के जवाब की कोई उम्मीद नहीं थी। वो उसे अपनी एक भौं उठाकर देखने लगा। उसने नौकरों को वहाँ से जाने का इशारा किया तो वे सब वहाँ से चले गए। सम्राट सोना के पास आ गया और उसके खूबसूरत चेहरे पर लगी मिट्टी, जो कि चांद पर किसी दाग की तरह लग रहा था, उसे हटाने के लिए अपना हाथ आगे किया। सोना ने उसके हाथ को झटका और पीछे हटते हुए बोली, ये आप क्या कर रहे हो? दूर रहकर बात करो हमसे। सम्राट ने कहा, रिलैक्स मिसेस रायजादा, तुम्हारे चेहरे पर मिट्टी लगी है जो कि बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही है। ऐसा लग रहा है जैसे चांद पर कोई दाग हो। ये सुनकर सोना अपने हाथ के उल्टे तरफ से अपना चेहरा साफ करने की कोशिश करने लगी, लेकिन जैसे जैसे वो ये कर रही थी उसके हाथ की मिट्टी उसके चेहरे पर और ज्यादा लग रही थी। सम्राट उसके क्यूट रिएक्शन को देख रहा था। ये लड़की सच में किसी को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकती थी। सम्राट उसकी बड़ी बड़ी पलकों को देख रहा था, जो बार बार झपकने की वजह से बहुत खूबसूरत लग रही थी, और उसकी नीली आंखें किसी झील की तरह गहरी और सुंदर थी। तभी उसके कानों में सोना की गला साफ करने की आवाज आई। सम्राट ने पाया वो इस लड़की की खूबसूरती में खो गया था। उसने सोना को देखा जो उसे घूर रही थी। उसने अपने दोनों हाथ पैंट के पॉकेट में डाले और दूसरी तरफ देखते हुए बोला, वेल, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। सोना ने ये सुना और उसे घूरने लगी। उसे अच्छे से पता था सम्राट को उससे क्या बात करनी थी। उसने बिना किसी भाव के कहा, मिस्टर रायजादा अभी अपने स्टडी रूम में है, इसलिए हम आपका कोई काम नहीं कर सकते। अब क्या काम करने को कहेगा सम्राट सोना से, जानने के लिए सुनते रहिए फोर्स्ड वाइफ, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। शाम का वक्त, एक खंडर जैसी जगह पर एक आदमी पूरी तरह से लहूलुहान अपने घुटनों पर बैठा था और उसके दोनों हाथ लोहे के चेन से बंधे हुए थे। उसके आसपास कई तरह के हथियार थे। ये वही जगह थी जहां पर अंश लोगों को बुरी तरह से टॉर्चर करता था, तब तक जब तक उसकी जान न निकल जाए। तभी अंश अपने ब्लैक शर्ट के स्लीव ऊपर चढ़ाते हुए अंदर आया। वो उस आदमी के सामने आते हुए बोला, वेल, कितने दिन हो गए किसी को तड़पते देखे, आज तुम बहुत लकी हो। कहते हुए अंश खतरनाक तरीके से मुस्कुराने लगा। उसकी बात सुनकर उस आदमी की रीढ़ की हड्डी तक कांप गई। वो इस तरह मुस्कुराते हुए किसी शैतान से कम नहीं लग रहा था। उसके सामने चैन से बंधा वो आदमी वही था जिसने अंश के डॉक्यूमेंट्स को लीक किया था। वो आदमी अंश की आंखों में अपनी मौत को देखकर कांप उठा।
वो आदमी अपनी कांपती हुई आवाज में बोला, मिस्टर रायजादा, मुझे छोड़ दो, मैं कुछ नहीं जानता, आपके लोग मुझे परेशान कर रहे हैं। तभी एक गार्ड ने अंश के हाथ में एक लकड़ी का बैट थमा दिया। अंश उस पर अपनी उंगली से टैप करते हुए उस आदमी के चारों तरफ घूमने लगा। उसने कहा, मैं 3 तक गिनूंगा, जल्दी बताओ, किसने कहा था तुम्हें वो इन्फॉर्मेशन लीक करने के लिए? ये कहने के बाद वो काउंट करने लगा। 1। उसकी गिनती सुनकर वो आदमी घबराते हुए बोला, मुझे नहीं पता मिस्टर रायजादा, मैं कुछ भी नहीं जानता। अंश उसके सामने आकर खड़ा हो गया और बैट को जमीन पर पटकते हुए अपनी भारी आवाज में कहा, 2। उस आदमी ने ये देखा और अपना सर नहीं में हिलाने लगा। 3। ये सुनते ही उस आदमी ने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली और इससे पहले कि अंश उसे हिट करता, उसने कहा, पायल, वो कोई पायल थी, मुझे इससे ज्यादा और कुछ नहीं पता। कहते हुए वो आदमी अंश के सामने रोने लगा। प्लीज मुझे जाने दो, मैंने सब पैसों के लिए किया, उन्होंने कहा था मुझे बहुत सारा पैसा देंगे, मुझे जाने दो, मैं इससे ज्यादा और कुछ नहीं जानता, प्लीज लीव मी मिस्टर रायजादा। अंश ने ये नाम सुना और उसका चेहरा कठोर हो गया। उसने कंफर्मेशन के लिए कहा, तुम झूठ बोल रहे हो। वो आदमी रोते हुए बोला, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मुझे सच में पायल नाम की लड़की ने मेल किया था। शौर्य, जो बहुत देर से उस आदमी को टॉर्चर होते देख रहा था, उसकी बात सुनकर उसकी आंखें फैल गईं। उसने हैरानी से कहा, ये पायल, क्या ये वही है? वो आदमी फिर से चिल्लाया, प्लीज मुझे मत मारो, जाने दो। उसका इतना कहना ही था कि अंश ने गुस्से से उसके बाल को पकड़ा और उसके चेहरे पर मुक्का मारने लगा। तुम मुझसे उलझने चले आए? तुम्हारी इतनी हिम्मत, लगता है लोग भूल गए हैं अंश रायजादा कौन है। कहते हुए वो उसे लगातार मारे जा रहा था। शौर्य ने उसे फिर से गुस्सा करते देखा तो वो उसके पास आकर उसके कंधे को पकड़कर उसे रोकते हुए बोला, रुक जाओ, वो मर जाएगा। अंश ने उसके बाल को छोड़ा और गहरी सांसें लेते हुए बोला, इसे ले जाकर फेंक दो। कहते हुए वो बाहर निकल गया। शौर्य उसके पीछे चला गया। उसने कहा, अंश, अब हमें क्या करना चाहिए? हम उसे कुछ भी नहीं कर सकते। अंश ने कहा, किसने कहा हम कुछ नहीं कर सकते? मैं उसे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि वो दोबारा मुझसे उलझने की कोशिश नहीं करेगी। रात का वक्त, घर में सभी लोग खाना खाकर कमरे में सोने चले गए। सोना अंश के आने का इंतजार कर रही थी। उसके हाथ में चाय की कप थी और वो झूले पर बैठकर आसमान में चांद को देख रही थी। आज उसका दिल फिर से भारी हो गया था। उसे अपने भाई की बहुत याद आ रही थी। उसने कहा, पता नहीं छोटे, हम जो कर रहे हैं वो ठीक है या नहीं, लेकिन हमें उनके लिए बहुत बुरा लग रहा है। हम ये सब तुम्हारे पास आने के लिए ही कर रहे थे, लेकिन अब हमें गिल्ट फील हो रहा है। पता नहीं हम उन्हें कैसे फेस करेंगे जब उन्हें पता चलेगा कि हम उन्हें धोखा दे रहे हैं। ये कहते हुए उसने अपने मंगलसूत्र को कसकर पकड़ लिया। तभी उसके पीछे से आवाज आई, तुम किसे धोखा दे रही हो? सोना के कान में जैसे ही ये आवाज आई, मानो उसकी सांसें ही गले पर अटक गई। उसने अपने सामने खड़े शख्स को देखा। उसे देखकर वो अपनी जगह से खड़ी हो गई। उसने कहा, मिस्टर रायजादा, आप आ गए? अंश उसके चेहरे पर घबराहट देखकर आंखें छोटी करते हुए उसे घूरने लगा। वो उसके पास आते हुए बोला, तुम कुछ कह रही थी, तुमने किसे धोखा दिया? सोना उसके सवाल से डर गई। उसने हकलाते हुए कहा, क्या क्या आपने ऐसा सुना? हम धोखा नहीं, मौका कह रहे थे, आपने शायद गलत सुना। ये कहने के बाद वो इधर उधर देखने लगी, क्योंकि अंश की आंखें सिर्फ उसके ऊपर ही टिकी हुई थी। महादेव, आप हमसे क्या क्या बुलवा रहे हैं? उसकी बात सुनकर अंश ने फिर से सवाल किया, और तुम किस मौके की बात कर रही थी? सोना इधर उधर देखते हुए कुछ सोचने लगी, लेकिन उसके दिमाग में कुछ भी नहीं आया। उसने अपनी उंगली को दांतों से काटते हुए कहा, अब हम कहें? अंश कब से उसके चेहरे के बदलते हर एक भाव को देख रहा था। उसने कहा, बोलो। सोना ने जब ये सुना तो वो रुआसा सा मुंह बनाते हुए बोली, अब आप हमें इस तरह घूरना बंद करेंगे तब तो हम कुछ सोच पाएंगे ना। आप हमें ऐसे देख रहे हैं जैसे हमने कोई बहुत बड़ा गुनाह किया है। उसकी इस बात को सुनकर अंश के पास अब कहने के लिए कुछ भी नहीं था। उसने कहा, ठीक है, जाकर खाना लगाओ, मुझे भूख लगी है।
सोना को तो बस इसी का इंतजार था। वो अंश की इस बात को सुनकर सीधा वहां से भाग गई। उसे जाता हुआ देखकर अंश ने अपना सर हिला दिया। कुछ देर बाद वे दोनों डाइनिंग टेबल पर बैठे डिनर कर रहे थे। दोनों में से कोई कुछ नहीं कह रहा था। अंश अपने फोन में कुछ देखते हुए अपना खाना खा रहा था। सोना ने उसे चिढ़ते हुए देखा और कहा, मिस्टर रायजादा, आपको खाते वक्त फोन नहीं चलाना चाहिए। अंश ने उसकी बातों को ऐसे इग्नोर किया जैसे सोना वहां हो ही ना। सोना ने खुद को इग्नोर करते देख उसके हाथ से फोन छीन लिया और उसे बंद करते हुए टेबल पर रख दिया। अंश उसके ऐसा करने से उसे गुस्से से घूरने लगा। सोना ने कहा, आप हमें ऐसे क्यों घूर रहे हैं? अब चुपचाप खाना खाइए। अंश ने कहा, बीवी, तुम्हें पता है तुमने अभी अभी क्या किया? सोना ने कहा, हाँ, हमें पता है। आप द ग्रेट माफिया किंग है और हम आपको ज्यादा फोन चलाने से मना कर रहे हैं। आपको पता भी है ज्यादा फोन चलाने से क्या होता है? हम बस आपकी आंखों को जल्दी खराब होने से बचा रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो 10 साल बाद आप हमें देख ही ना पाएं। हाँ, हमें पता है काम इम्पोर्टेंट है, लेकिन उससे उतना भी प्यार नहीं करना चाहिए कि आपको अपने आसपास की चीजें नजर ही ना आए। हाँ, हमें पता है हमने जो किया वो क्यों किया, इसलिए आप हमारे सर को कलम कर सकते हैं, लेकिन हम फिर भी खाना खाते वक्त आपको फोन यूज नहीं करने की सलाह दे रहे हैं। सोना अपनी धुन में कुछ न कुछ कहे जा रही थी और अंश उसे अपनी एक भौं उठाकर देखते हुए सुन रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो पूरी जिंदगी इसकी बातें सुन सकता था। द ग्रेट अंश रायजादा अपनी लाइफ में पहली बार किसी की इस तरह की बकवास सुन रहा था। इसी तरह कुछ वक्त तक बोलते रहने के बाद सोना गहरी सांस लेते हुए चुप हो गई। उसने पानी का ग्लास उठाया और उसे एक सांस में पीते हुए बोली, हमारा तो मुंह ही दुखने लगा बोलते बोलते, पता नहीं आपको समझ आया भी या नहीं। उसकी ये बात सुनकर अंश अपने होश में आया। वो इधर उधर देखते हुए बोला, हाँ, तुमने सही कहा। तुमने जो किया उसके बाद मैं सच में तुम्हारा सर कलम कर सकता हूँ। सोना ने ये सुना और उसे अचानक से हिचकी आ गई। उसने कहा, अरे हम तो ऐसे ही कह रहे थे, आपने हमारी बातों को सीरियस क्यों लिया? एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देना था ना। हम तो ऐसे ही कुछ भी बोल रहे थे, आप इसे। सोना भी कह ही रही थी कि अंश ने उसके मुंह को बंद करने के लिए उसके मुंह में खाना डाल दिया। उसने कहा, बस बहुत हो गया, अब तुम कुछ नहीं बोलोगी। सोना ने घूर कर उसे देखा और अपने मुंह का खाना चबाने लगी। अभी वे दोनों लड़ते झगड़ते बातें करते खाना खा ही रहे थे कि दरवाजे से करण उन्हें आता हुआ दिखाई दिया। उसे देखकर सोना के चेहरे का भाव बदल गया और अंश का चेहरा कठोर हो गया। करण उन्हें इतनी रात को डाइनिंग टेबल पर देखकर रुक गया। वो मुस्कुराते हुए उनके पास आने लगा। उसने कहा, हाय गाइस, मुझे भी बहुत भूख लगी है यार, कुछ खाने को मिलेगा? ये कहते हुए वो सोना के सामने कुर्सी पर बैठ गया। अंश ने कहा, तुम लेट हो गए, हमने तो खाना पहले ही खा लिया करण, और अब हम सोने जा रहे हैं, चलो बीवी। ये कहने के बाद उसने सोना का हाथ पकड़ा और उसे लेकर वहां से चला गया। करण उन दोनों को जाते हुए देख रहा था। उसने गुस्से से अपनी मुट्ठी बांध ली और उसे टेबल पर पटकते हुए बोला, तुम मेरा पेशेंस क्यों टेस्ट कर रही हो सोना? अगली सुबह अंश ऑफिस के लिए निकल रहा था। उसी वक्त उसे पायल उनके कमरे से कुणाल के साथ बाहर निकलते हुए दिखाई दी। उसने उसे देखा और कल की बातें याद करते हुए उसके होठों पर मुस्कान तैर गई। वो उनके पास आते हुए अपने एज यूजुअल टोन में बोला, पायल आंटी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। क्या हम कुणाल को स्कूल छोड़ने के बाद बात कर सकते हैं? पायल ने ये सुना और वो खुश हो गई। उसने खुश होते हुए कहा, ऑफ कोर्स अंश, हम बात कर सकते हैं। कुणाल ने खुश होते हुए कहा, अंश भैया, क्या आप मेरे साथ स्कूल चल रहे हैं? अंश ने हाँ में सर हिलाया। कुणाल खुश होते हुए बोला, वाओ, आज मेरे सारे दोस्त आपको देखकर खुश हो जाएंगे। आपको पता है वो सब आपके बारे में पूछते हैं। अंश ने उसके सर पर हाथ फेरा और वो पायल को देखते हुए बाहर चला गया। कुछ देर बाद वो दोनों कुणाल के स्कूल पहुंच गए। अंश और पायल ने कुणाल को स्कूल के बाहर ड्रॉप किया और उसे बाय कहते हुए आकर अंश के पास कार में बैठ गई। उसने सवाल किया, अंश, तुमने बताया नहीं तुम्हें मुझसे क्या बात करनी थी? अंश ने बिना किसी भाव के कहा, चलिए पता चल जाएगा आपको। पायल ने सवाल किया, लेकिन हम कहाँ जा रहे हैं? अंश ने कहा, मुझे बहुत भूख लगी है, क्या हम रेस्टोरेंट में बैठकर बात कर सकते हैं? पायल ने ये सुना और खुश हो गई।
कुछ वक्त बाद अंश और पायल एक रेस्टोरेंट में बैठे थे। अंश ने उन दोनों के लिए ब्रेकफास्ट ऑर्डर किया। पायल ने इम्पेशेंटली पूछा, अंश, अब तो बता दो आखिर बात क्या है? तुम इतना सस्पेंस क्रिएट क्यों कर रहे हो? तब तक वेटर उनके लिए ब्रेकफास्ट लेकर आ गया। पायल ने अंश को फिर से सवाल पूछा, अब तो बता दो। उसने कोई जवाब नहीं दिया और चुपचाप ब्रेकफास्ट करने लगा। उसे चुप देखकर पायल थोड़ी नर्वस हो गई। उसके चेहरे के भाव बदल गए और वो ब्रेकफास्ट करने लगी। उसने जैसे ही एक निवाला खाया, उसे अपने मुंह में तेज जलन का एहसास हुआ और उसने पानी का ग्लास लेना चाहा, लेकिन अंश ने उसे पकड़कर खुद ही पी लिया। उसने अंश को हैरानी से देखा, जो उसे ब्लैंक एक्सप्रेशन के साथ देख रहा था। वो बोली, अंश, ये सब क्या है? तभी अंश ने अपना फोन पायल की तरफ बढ़ाया और उसे देखकर पायल के चेहरे के रंग ही उड़ गए। क्या करेगा अंश पायल के साथ? कैसे बचाएगी पायल खुद को? क्या होगा आगे? जानने के लिए सुनते रहिए ये कहानी सिर्फ पॉकेट एफएम पर। अंश के सवाल पर रिहान ने कहा, हाँ भाई, आपको प्यार हो गया है। लव, प्यार, मोहब्बत, वही जो आपको भाभी से हुआ है। अंश ने ये सुना और अपने कंफ्यूजन से भरे चेहरे को कठोर करते हुए बोला, शट अप रिहान, प्यार व्यार बकवास चीज है। आई डोंट बिलीव इन लव। ये बोल वो खाने का निवाला मुंह में डालने ही वाला था कि तभी रिहान ने उसके हाथ से निवाला लिया और उसे अपने मुंह में डालते हुए कहा, ओफो भाई, आप मेरी बात तो सुनिए। अंश ने उसे घूर कर देखा। वो कुछ कहता उससे पहले रिहान ग्लास वॉल की तरफ बढ़ते हुए बोला, जब हमें किसी से प्यार होता है तो उसके बारे में हर पल सोचते रहते हैं। उसे याद करते हुए हमारे होठों पर मुस्कान आ जाती है। ये कहने के बाद रिहान चुप हो गया और उसकी बातें सुनकर अंश किसी के ख्यालों में खो गया। रिहान ने अपने गाल पर हाथ रखा और बाहर की तरफ देखते हुए बहुत प्यार से कहा, और जब वो हमारे आसपास होती है, उसे देखते रहने का मन करता है। जब वो बातें करती है तो ऐसा लगता है जैसे बस उसे सुनता जाऊं, और हमें उसकी सारी हरकतें अच्छी लगने लगती हैं, चाहे अच्छी हो या बुरी। रिहान ये कहने के बाद मुड़ गया और एक्साइटेड होते हुए बोला, क्या आपके साथ भी यही होता है? अंश, जो अब तक अपने ख्यालों में बहुत दूर चला गया था, वो उसकी तेज आवाज सुनकर होश में आया। वो अपना सर हिलाते हुए बोला, मेरी लाइफ में इन सब बकवास चीजों के अलावा बहुत कुछ है करने को। रिहान ने ये सुना और अपना मुंह बनाने लगा। उसने कहा, कितने अनरोमांटिक हैं आप। पता नहीं भाभी आपके साथ कैसे रहती होंगी। दुनिया ने आपको सच में अच्छा नाम दिया है, पत्थर दिल इंसान। आप सच में पत्थर दिल इंसान हैं, जो इतनी प्यारी बीवी होने के बाद भी आपको उनसे प्यार नहीं हुआ। अगर मेरी वाली भाभी से भी कम प्यारी होती, मैं तो उसे बहुत प्यार करता। अंश ने ये सुना और गुस्से से उसे घूरने लगा। वो गुस्से से बोला, गेट द हेल आउट ऑफ हियर। रिहान ने अपने इस खड़ूस भाई को देखा, जो उसे खा जाने वाली नजरों से देख रहा था, तो वो जल्दी से केबिन से बाहर भाग गया। उसके जाने के बाद अंश ने कहा, प्यार माय फुट, और वो खाना खाने लगा। लेकिन रिहान की बातें उसके दिमाग पर घर कर गई थी। उसे याद आया कैसे वो अपनी बीवी के पास रहने से सब कुछ भूल जाता था। वो उसे देखकर इडियट की तरह मुस्कुराने लगता था। वो उसकी बातें भी सुनने लगा था और उसकी हरकतों को भी एंजॉय करने लगा था। अंश फिर से किसी ख्यालों में चला गया और सोना को याद करते हुए फिर से मुस्कुराने लगा। तभी उसे एहसास हुआ वो क्या कर रहा था, तो उसने अपने ही गाल पर चपत लगाते हुए कहा, शट अप अंश। लेकिन फिर से वो मुस्कुराने लगा। इसी तरह वो इडियट की तरह मुस्कुराते हुए लंच करने लगा। हॉस्टल में दीप, शिवी और पीहू के कुछ जरूरी सामान जो घर पर छूट गए थे, उन्हें देने उनके हॉस्टल आया था। वो बहुत देर से गेट पर खड़ा उनके आने का इंतजार कर रहा था, क्योंकि गर्ल्स हॉस्टल में लड़कों का जाना मना था, चाहे वो फैमिली मेंबर ही क्यों ना हो। कुछ देर के इंतजार के बाद शिवी और पीहू हॉस्टल से बाहर आ गए। पीहू दीप को गले लगाते हुए बोली, हो भाई, मिस यू सो मच। दीप उसे खुद से दूर करते हुए बोला, चल नौटंकी, कल ही तो घर से हॉस्टल आई है, इतनी जल्दी मुझे मिस करने लगी। पीहू ने मुंह बनाया। उसने शिवी की तरफ देखते हुए कहा, हाँ, मैंने आपको मिस नहीं किया, लेकिन यहाँ पर कोई तो थी जो कह रही थी कि वो आपको बहुत मिस कर रही थी। और भी क्या क्या? दीप।
शिवी ये सुनकर उसके कंधे पर मारते हुए बोली, शट अप पीहू। फिर अगले ही पल दीप की नजरों को खुद पर महसूस करते हुए शिवी झेप गई। दीप उसे ऐसे देखकर मुस्कुराया। शिवी ने नीले रंग का सूट पहना था, जिसमें वो बहुत प्यारी लग रही थी। दीप ने पीहू को हग कर लिया और शिवी को देखते हुए बोला, ठीक, इसी बात पर चलो कॉफी पीकर आते हैं। पीहू ने कहा, ठीक है, मैं वार्डन को इन्फॉर्म करके आती हूँ। और वो शिवी और दीप को वहीं छोड़कर अंदर भाग गई। उसके जाने के बाद दीप शिवी को देखने लगा। उसे खुद को देखता पाकर वो फिर से झेप गई। दीप ने कहा, तुम ठीक हो? शिवी ने हाँ में सर हिलाते हुए कहा, मैं ठीक हूँ दीप, आप कैसे हैं? दीप ने मुस्कुराते हुए कहा, आई एम ऑल्सो फाइन। कुछ ही देर में पीहू वापस आ गई और वे तीनों हॉस्टल के पास ही बने एक कैफे में आ गए। पीहू ने कहा, वैसे भाई, मुझे ना हमारी दोस्तों को भी यहाँ बुला लेना चाहिए। मैं उन्हें आपसे मिलवाना चाहती हूँ। हो सकता है उनमें से कोई मेरी भाभी बन जाए। ये कहने के बाद वो तिरछी नजरों से शिवी को देखने लगी। शिवी ने पीहू की बात सुनी तो वो उसे घूरने लगी। पीहू ने कहा, क्या तुम मुझे ऐसे क्यों घूर रही हो? तुम्ही ने तो कल रात कहा था कि तुम्हें भाई से बात करनी है, शादी के लिए मना करना है। दीप ने शिवी को देखा और हैरानी से कहा, क्या तुम सच में मुझसे शादी नहीं करना चाहती? शिवी ने टेबल के नीचे से पीहू के पैर पर मारा। पीहू अपना पैर पकड़कर कुर्सी से उठते हुए बोली, हद है यार, तुमने ही तो कहा था तुम्हें भाई से बात करनी है। तूने मुझे इतनी जोर से मारा। मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, मैं जा रही हूँ। ये कहने के बाद वो चली गई। पीहू तुम? शिवी ने उसे हैरानी से देखा और कुर्सी से उठकर उसके पीछे जाने ही वाली थी कि दीप ने उसका हाथ पकड़ लिया। शिवी दीप को देखने लगी। दीप उसे वापस से कुर्सी पर बिठाते हुए बोला, शिवी, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ। तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती, जान सकता हूँ क्यों? कहते हुए दीप अपनी नम आंखों से शिवी को देखने लगा। शिवी अपना सर झुकाते हुए बोली, आप सब कुछ तो जानते हैं, फिर भी ऐसा सवाल क्यों पूछ रहे हैं दीप? आप मेरे बारे में कुछ भी नहीं जानते। वो कह ही रही थी कि दीप उसके हाथ को प्रेस करते हुए कठोरता से बोला, मुझे तुम्हारे बारे में जितना जानने की जरूरत थी वो सब मुझे पता है। उसके अलावा मुझे किसी भी चीज से कोई मतलब नहीं है। मुझे तुमसे शादी करनी है। शिवी को अचानक से अपने हाथ में दर्द का एहसास हुआ। वो दीप की आंखों में दर्द के साथ गुस्सा देखकर घबरा गई। उसने कहा, दीप? दीप ने कहा, हाँ, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मुझे तुम्हारे अगली पास्ट से फर्क नहीं पड़ता। मैं तुम्हारे साथ अपना फ्यूचर देखना चाहता हूँ। आई बात समझ में? शिवी ने उसे कुछ देर देखा और फिर अपना सर झुकाकर बैठ गई। दीप ने उसे शांत देखा तो उसका हाथ छोड़ दिया। वो उसके पास आया और उसे अपने सीने से लगा लिया। शाम का वक्त। अंश हवेली वापस आ रहा था। तभी ट्रैफिक में उनकी कार रुकी। वो अपने फोन में कुछ देख रहा था। तभी किसी चीज ने उसका ध्यान अपनी तरफ खींचा। सड़क किनारे एक छोटी सी फ्लावर शॉप थी, जिसमें एक छोटी सी बच्ची बैठी स्ट्रीट लाइट में पढ़ाई कर रही थी। वहां पर बहुत सुंदर सुंदर फूल और बुके थे। अंश बिना कुछ सोचे कार से उतरकर उस शॉप के पास आ गया। उस बच्ची ने अपने सामने खड़े उस हैंडसम आदमी को देखा तो अपनी बुक साइड में रखकर खुश होते हुए बोली, अंकल, आपको कौन सी फूल चाहिए? अंश ने सभी फूलों को देखा। वो सब बहुत सुंदर थे, लेकिन अंश डिसाइड नहीं कर पा रहा था कि उसे कौन सा फूल लेना चाहिए। वो एक सफेद रंग के फूल की तरफ इशारा करते हुए बोला, मुझे वो फूल चाहिए। उसे देखते हुए उस बच्ची ने कहा, वो तो बालों में लगाने वाला फूल है। अंश ने कहा, ओह। उस बच्ची ने अंश को कंफ्यूज होते हुए देखा तो पूछा, अंकल, आपको किसके लिए फूल चाहिए? उसका सवाल सुनकर अंश कुछ पल सोचने के बाद बोला, मेरी बीवी के लिए। उस बच्ची ने खुश होते हुए कहा, आप 2 मिनट वेट कीजिए। फिर उसने लाल रंग के फूलों के बकेट से कुछ फूल उठाकर पेपर में लपेट कर देते हुए अंश से कहा, आपकी वाइफ को ये फूल ज्यादा पसंद आएंगे। अंश ने कुछ पल उन फूलों को देखा और फिर उन्हें ले लिया। उस बच्ची के कुछ कहने से पहले ही अंश ने अपना वॉलेट निकाला और उसमें से 2000 के कुछ नोट निकालकर उस बच्ची के सामने कर दिया। उस बच्ची ने इतने सारे पैसों को देखा और अंश को मना करते हुए बोली, नो अंकल,
ये फूल सिर्फ 50 रुपए के हैं। अंश की भौहें ऊपर उठ गई। उसने कहा, इसे रख लो, ये सब तुम्हारे हैं। उस बच्ची ने कहा, नहीं मैं उसे। वो कह ही रही थी कि अंश ने कहा, तुम समझ लो कि मैं इन सारे फूलों को खरीद रहा हूँ। उस बच्ची ने कहा, क्या सच में? अंश ने हाँ में सर हिलाया। उसने कहा, और अपने मॉम डैड से कहना तुम्हें आधी रात को ऐसे रास्ते में काम नहीं करना है, यहाँ पर बहुत सारे बुरे लोग घूमते हैं। उस बच्ची ने हाँ में सर हिलाया। अंश उस गुलाब के सुंदर फूल को देखते हुए कार के पास आ गया। कुछ वक्त बाद वो घर पहुंच गया। वो कमरे में आया तो उसने देखा सोना बेड पर बैठकर दीवार को घूर रही थी। वो उसे किसी ख्यालों में खोया देखकर उसका ध्यान अपनी तरफ करने के लिए अपना गला साफ करने लगा। लेकिन सोना तो अपने ही ख्यालों में खोई हुई थी। अंश ने उसे घूर कर देखा और सोना के सामने जाकर खड़ा हो गया। अपने सामने लंबे चौड़े इंसान को देखकर सोना का ध्यान एकदम से टूटा और वो अंश को सवाल भरी नजरों से देखने लगी। अंश के हाथ पीछे थे। कुछ पल सोचते रहने के बाद उसने एकदम से अपना हाथ आगे कर दिया, जिसमें उसने गुलाब के फूलों को पकड़ रखा था। सोना ने उन्हें देखा और उसके चेहरे के भाव बदल गए। अंश ने कहा, सड़क पर एक बच्ची इसे बेच रही थी, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए इसे ले लिया। सोना ने उन फूलों को देखा और फिर अंश को। अंश देख पा रहा था आज उसका चेहरा मुरझाया हुआ था। उसने कहा, क्या हुआ तुम्हें? क्या तुम्हें रोजेस पसंद नहीं? सोना उसकी बात सुनकर हल्का सा मुस्कुराई और उन फूलों को उसके हाथों से लेते हुए बोली, नहीं, हमें ये बहुत पसंद है, थैंक यू सो मच। लेकिन अंश को उसकी मुस्कान झूठी लग रही थी। अचानक से उसने उसके हाथ को पकड़ लिया और उसे खींचते हुए कमरे से बाहर ले गया। सोना ने कहा, आप हमें कहाँ लेकर जा रहे हैं? अंश ने कहा, बस चलो मेरे साथ। कुछ देर बाद सोना अपने दोनों हाथों को खिड़की पर रख उसमें अपना चिन टिकाकर बैठी बाहर की तरफ देख रही थी। उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान थी। वो उन ठंडी हवाओं को अपने चेहरे पर महसूस कर खुश हो रही थी। उसके लंबे बाल हवा में लहरा रहे थे और अंश उसे देखते हुए ड्राइव कर रहा था। उसे कुछ देर पहले वाली सोना बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी। कुछ देर बाद दोनों एक आइसक्रीम पार्लर पर आकर रुके। अंश कार से बाहर निकला, फिर सोना की तरफ आकर कार का गेट खोला। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया तो सोना उसे देखने लगी। अंश ने अपने हाथ की तरफ इशारा किया तो सोना ने अंश का हाथ पकड़ लिया और कार से बाहर आ गई। अंश सोना के हाथ को कस के पकड़ते हुए आइसक्रीम पार्लर की तरफ बढ़ गया। वहाँ पर कुछ और लड़के लड़कियां थे जो कि कपल्स लग रहे थे। सोना खुश होकर इधर उधर देख रही थी। वो दोनों किसी मूवी से बाहर निकले कैरेक्टर की तरह लग रहे थे। उन दोनों की अपीयरेंस ऐसी थी कि सब उन्हें देखने लगे। अंश ने सोना को कुछ दूर पर छोड़ा और पार्लर से आइसक्रीम लेकर सोना के पास आ गया। सोना ने हैरानी से उसे देखा। वो कांप रही थी और अंश उसे आइसक्रीम खिलाने लेकर आया था। अब क्या करेगी सोना? क्या वो आइसक्रीम खाएगी? जानने के लिए सुनते रहिए ये कहानी सिर्फ पॉकेट एफएम पर। सोना ने अंश के हाथ में आइसक्रीम को देखा तो वो हैरान हो गई। उसने आइसक्रीम ले लिया। सोना उसे खाते हुए खुश होकर बोली, आपको पता है हमें आइसक्रीम बहुत पसंद है। इंदौर में हम जहाँ रहते थे तो वहीं पास ही अंकल की आइसक्रीम की दुकान थी। हम और छोटे इसी तरह रात में भी आइसक्रीम खाने जाते थे। सोना ये बताते हुए बहुत एक्साइटेड हो गई थी और अंश उसकी बातों को सुनते हुए उसे देख रहा था। रिहान ने जब उसे प्यार के बारे में बताया था तब उसके अंदर उसके बारे में और ज्यादा क्यूरियोसिटी होने लगी थी। इसलिए उसने गूगल में देखा और उसमें कई सारी चीजों के साथ ये भी पता चला कि लड़कियों का मूड ठीक करना है तो उन्हें आइसक्रीम दिला दो, क्योंकि उन्हें सबसे ज्यादा आइसक्रीम पसंद होती है, चाहे वो सर्दी हो या गर्मी। अंश ने अपने मन में कहा, नॉट बैड। उसने जब सोना को उदास देखा तो वो उसे आइसक्रीम खिलाने लेकर आ गया। सोना ने उसे आइसक्रीम खाते नहीं देखा तो उसे आइसक्रीम की तरफ इशारा करते हुए कहा, आप भी खाइए ना, आपकी आइसक्रीम पिघल रही है। ये सुनकर अंश ने अपने हाथ में रखे आइसक्रीम को सोना की तरफ बढ़ा दिया। सोना उसे देखकर मुस्कुराई और बच्चों की तरह खाने लगी। वो दोनों यूं ही सड़क पर चल रहे थे। उनके आसपास गार्ड्स भी मौजूद थे जो उनसे काफी दूर से उन पर नजर बनाए हुए थे, जिसके बारे में सोना भी नहीं जानती थी। कुछ देर बाद अचानक से बादल छा गए और देखते ही देखते बारिश की बूंदें उन पर बरसने लगी।
अंश ने ये देखा और सोना का हाथ पकड़कर उसे खींचते हुए कार के पास ले आया। बारिश होने की वजह से आसपास के सभी लोग वहां से चले गए। वहां पर अब सिर्फ सोना और अंश ही रह गए थे। अंश सोना को कार में बिठाने वाला था कि सोना ने अपना हाथ अंश के हाथ से छुड़ाया और बारिश में भीगने लगी। अंश ने हैरानी से उसे देखा। सोना अपने दोनों हाथों को फैलाकर अपना चेहरा ऊपर करके बारिश में भीग रही थी। अंश अपना हाथ सीने में फोल्ड करके कार से टिक कर खड़ा उसे देखने लगा। सोना अपने चेहरे को ऊपर कर बारिश की बूंदों को अपने चेहरे पर महसूस कर रही थी। सोना की साड़ी पूरी तरह से अब तक भीग चुकी थी और वो उसके बदन पर चिपक गई थी। स्ट्रीट की हल्की लाइट में वो बहुत सुंदर लग रही थी। अंश बस उसे एकटक देख रहा था। अंश सोना को ऐसे देखकर एकदम मंत्र मुक्त सा हो गया था। उसे इस तरह एंजॉय करते देख उसके होठों में एक प्यारी सी मुस्कान थी। उसके पूरे दिन की थकान अपनी बीवी को देखते हुए उतर गई। सोना के गीले बाल उसके चेहरे और पीठ से चिपक गए थे। उसकी आंखें बंद थी और वो अपनी जगह पर गोल गोल घूम रही थी। अंश बिना पलक झपकाए सोना को देख रहा था। जैसे अगर उसने अपनी पलकें झपकाई तो उसकी आंखों के सामने का ये खूबसूरत नजारा गायब हो जाएगा। सोना को जरा भी एहसास नहीं था। वो अनजाने में अंश को इस वक्त अपनी तरफ आकर्षित कर रही थी। वो अपनी धुन में बारिश को एंजॉय कर रही थी। उसे देखते हुए अंश को पता नहीं चला कि कब उसके कदम सोना की तरफ पड़ गए। वो भी पूरी तरह भीग चुका था। कुछ पल बाद सोना को अपने पेट पर कुछ ठंडा सा महसूस हुआ। उसकी आंखें झट से खुल गई। उसका शरीर कांप गया जब उसने अपने गले पर किसी की गर्म सांसें महसूस की। अंश ने पीछे से सोना के कमर में अपने हाथ लपेटकर उसे अपने करीब खींच लिया। सोना का गीला बदन अंश के मजबूत शरीर से चिपक गया। इस एहसास से सोना के पूरे शरीर में सिहरन सी दौड़ गई। अंश के गर्म हाथ सोना के पेट को सहला रहे थे। उसने उसके बिखरे गीले बालों को कंधे पर डाल दिया और सोना के गले पर अपनी गर्म सांसें छोड़ते हुए उसे चूमने लगा। उस छुअन के एहसास से सोना की सांसें तेज हो गई। उसकी धड़कन बढ़ गई और उसने कसकर अपनी मुट्ठी भींच ली। इस वक्त वो दोनों अपनी बॉडी में अलग ही तरह की सेंसेशन फील कर रहे थे। कुछ देर बाद अंश ने सोना के कंधे को चूमते हुए उसे अपनी तरफ घुमाया। बारिश में भीग चुकी सोना की पलकें झुकी हुई थी। उसके गाल गर्म हो गए थे। अंश ने उसके कमर पर अपनी पकड़ मजबूत कर लिया और उसे खुद के इतना करीब कर लिया कि दोनों के बीच हवा के गुजरने का भी रास्ता नहीं था। सोना के हाथ अंश के शर्ट पर कस गए थे। अंश के शर्ट के ऊपर के 3 बटन खुले थे, जिससे सोना उसके मस्कुलर चेस्ट को देख पा रही थी। अंश सोना के गाल को अपने अंगूठे से सहलाने लगा। उन दोनों के बीच की टेंशन को महसूस करते हुए सोना अपने कदम पीछे हटाने लगी, लेकिन अंश भी उसके साथ चलने लगा। कुछ कदमों के बाद ही सोना की पीठ कार से टकरा गई और अंश ने सोना को कार और अपने बीच ट्रैप कर लिया। अंश उसके कांपते होठों पर नजर टिकाए हुए धीरे धीरे करके उसके ऊपर झुकने लगा और वो उसके होठों जिसमें पानी की बूंदें चमक रही थी उसे पीते हुए सॉफ्टली किस करने लगा। सोना की आंखें अपने आप ही बंद हो गई और उसने अपनी पकड़ अंश के कंधे पर कस ली। अंश का एक हाथ सोना के सर के पीछे था और दूसरा उसकी खुली पीठ पर घूम रहा था। वो उसके होठों की गर्माहट को महसूस करते हुए रफली किस करने लगा। उसने अचानक से उसके कमर को मजबूती से पकड़ लिया और उसे उठाकर गाड़ी के बोनट पर बिठा दिया। कुछ देर बाद दोनों की सांसें उखड़ने लगी, जिससे सोना अंश से दूर जाने के लिए उसके सीने पर मारने लगी। अंश ने उसके बाल को पकड़कर जोर से खींचा, जिससे सोना के मुंह से आह निकल गई। अंश की नजरें सोना के खूबसूरत गर्दन पर टिक गई, जिसमें पानी की बूंदें फिसल रही थी। सोना अपनी बढ़ चुकी सांसों को काबू करने के लिए तेज तेज सांसें ले रही थी। अंश सोना को ऐसे देखकर आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा था। वो उसके गले पर काटने लगा, जिसकी वजह से सोना के गोरे शरीर पर लाल निशान बन रहे थे। अंश को होश नहीं था कब वो सोना को चोट पहुंचाने लगा। सोना को जब अपने गले पर ज्यादा दर्द का एहसास हुआ तो वो उसे धक्का देने लगी, लेकिन अंश ने उसका हाथ पकड़कर उसके कमर के पीछे लगा दिया और उसके होठों को बुरी तरह किस करने लगा। जल्द ही दोनों के मुंह में खून का टेस्ट आने लगा। कुछ देर बाद अंश सोना से अलग हुआ और अपने माथे को सोना के माथे से जोड़कर खड़ा हो गया। दोनों की सांसें इतनी तेज थीं कि उन्हें काबू करना मुश्किल हो गया था। कुछ देर बाद दोनों ने अपने सांसों को काबू कर लिया, लेकिन बारिश का पानी भी उनके अंदर चल रहे जज्बातों की आग को बुझा नहीं पा रहा था। अंश सोना से अलग हो गया और उसके चेहरे को देखने लगा, जो इस समय किसी पके टमाटर के जैसे लाल हो गया था। उसने उसे गोद में उठाया, उसके चेहरे को देखते हुए उसे कार के सीट पर बिठा दिया। सोना के दिल में अचानक से दर्द होने लगा। उसके अंदर हलचल सी होने लगी।
वो अभी इसके लिए तैयार नहीं थी। कोई कह नहीं सकता था उसकी आंखों में जो पानी था वो बारिश का था या उसकी आंखों का। उसके लिए फैसला करना मुश्किल हो रहा था कि क्या अब उसे अंश के साथ उनके रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहिए या नहीं। उसकी पलकें झुकी थी और अंश उसे देखते हुए उसकी तरफ झुकने लगा, लेकिन सोना ने अपने हाथ अंश के सीने पर रख उसे रोक दिया। अंश उसे कंफ्यूज होकर देखने लगा। सोना अंश की आंखों में देखते हुए बोली, मिस्टर रायजादा, डोंट प्लीज, आई एम नॉट रेडी फॉर दिस। कहते हुए सोना का गला भराया। उसकी बात सुनकर अंश की भौहें तन गई। वो उसकी आंखों में इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए झिझक साफ देख पा रहा था। सोना उसकी आंखों में नहीं देखना चाहती थी, इसलिए उसने अपनी आंखें बंद कर ली। अंश ने कुछ नहीं कहा और अपने हाथ में पकड़े सोना की साड़ी जो जमीन को छू रही थी उसे उसके कंधे पर डाल दिया। उसने जल्दी से सोना का सीट बेल्ट लगाया और गाड़ी में आकर बैठ गया। कार की विंडो बंद थी। अंश ने हीटर चालू कर दिया ताकि ठंड थोड़ी कम हो जाए और सोना कांपना बंद कर दे। कुछ देर बाद दोनों फार्म हाउस पहुंच गए। सोना इधर उधर देखने लगी। उसने सवालिया नजरों से अंश को देखा। अभी तक दोनों हल्के सूख चुके थे। अंश कार से बाहर आ पाता उससे पहले ही सोना ने कार का गेट खोला और सीधा घर के अंदर भाग गई। अंश को समझ आ रहा था कि सोना अभी भी उससे दूरी बना रही है। वो उसके साथ कंफर्टेबल नहीं हो रही है। अंश उसे जाता हुआ देखता रहा। उसकी आंखें निराशा से भर गई थी। वो सोचने लगा, क्या मैंने सोना को इतना डरा दिया है कि वो मुझे अपने पास आने नहीं देना चाहती? उसके मन में क्या चल रहा है? अंश को अपने दिल के जज्बातों को खुलकर सोना के सामने रखना होगा, लेकिन क्या सोना को फील नहीं होता अंश उसके लिए क्या महसूस करने लगा था? कुछ वक्त पहले सोना को लगा था वो उसके साथ कार में ही। ये सब सोचते हुए अंश ने फ्रस्ट्रेट होकर अपना हाथ जोर से स्टीयरिंग व्हील पर मारा, जिससे हॉर्न बजने लगा। सोना के अचानक से ऐसा बर्ताव देखकर उसके दिल में बहुत दर्द हो रहा था। उसे अब समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। अंश को कुछ याद आया। कुछ पल अपने ख्यालों से लड़ने के बाद वो कार से बाहर आया और घर के अंदर चला गया। सोना कमरे में बालकनी पर रेलिंग को पकड़कर खड़ी थी, जहाँ से उसने पिछली बार भागने की कोशिश की थी। वो रात के अंधेरे में कहीं दूर देखने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसकी आंखों के धुंधलेपन में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। उसके अंदर जज्बातों की सैलाब उमड़ रही थी, जिसकी वजह से उसकी उंगलियां रेलिंग पर कसती जा रही थी। तभी अंश उसके बगल में आकर खड़ा हो गया। उसने सोना को देखा जो हल्के गीले कपड़ों में कांप रही थी। अंश ने उसके हाथ पर अपना हाथ रखा। सोना अंश के हाथों की गर्माहट पाकर रिलैक्स हो गई। अंश भी उसके ठंडे हाथों को फील कर पा रहा था। उसने काम टोन में कहा, बेबी तुम मुझसे दूर। अंश ने इतना ही कहा था कि सोना उसके हाथ से अपना हाथ छुड़ाकर पलट कर जाने लगी। ये देखकर अंश ने जल्दी से उसका हाथ पकड़ दिया। वो सोना के पीठ को देखते हुए बोला, डोंट गो बेबी। ये सुनकर सोना ने अपनी आंखें कस के बंद कर ली। उसने भरे गले के साथ कहा, हमारा हाथ छोड़िए। ये सुनकर अंश ने उसकी कलाई पर अपनी पकड़ कस लिया। उसने कहा, नहीं, मैं नहीं छोड़ूंगा, तुम ऐसे नहीं जा सकती। सोना अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि अंश ने जितनी मजबूती के साथ उसका हाथ पकड़ा था उससे उसे दर्द हो रहा था। उसने अपनी आंखें बंद की और कहा, मिस्टर रायजादा, दिस इज नॉट राइट। उसने इतना ही कहा था कि अंश ने उसे अपनी तरफ घुमाया और उसके चेहरे को अपनी हथेली में भरते हुए बोला, लेकिन क्यों? ये सही क्यों नहीं है? सोना के पास इसका कोई जवाब नहीं था। सोना की घनी पलकें गीली थी और उसने अपना सर झुका कर रखा था। ये देखकर अंश का जबड़ा कस गया। उसने कस के सोना के कमर को पकड़ा और खुद के करीब करते हुए बोला, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ बीवी, हम साथ क्यों नहीं हो सकते? सोना अंश की आंखों में देखने लगी। उसने कहा, बिकॉज आई डोंट फील एनीथिंग फॉर यू। क्या करेगा अंश? क्या सच में सोना अंश के लिए कुछ फील नहीं करती थी? आखिर उसने ऐसा क्यों कहा था? क्या होगा आगे? जानने के लिए सुनते रहिए ये कहानी सिर्फ पॉकेट एफएम पर। सोना का जवाब सुनकर अंश हैरान हो गया। उसे लगा जैसे उसने कुछ गलत सुना हो। उसने पूछा, क्या? सोना ने अपने चेहरे के भाव को कठोर कर लिया और उसे धक्का देते हुए बोली, हाँ, आपने सही सुना। हम आपके लिए कुछ भी फील नहीं करते मिस्टर रायजादा। अगर आपको आपका जवाब मिल गया तो छोड़िए, हमें जाने दीजिए। ये सुनकर अंश का चेहरा सख्त हो गया। उसने अपने एक हाथ से सोना के हाथ को मोड़कर उसके कमर से लगाया और दूसरे हाथ से उसकी गर्दन को पकड़ लिया। फिर उसके चेहरे को अपने चेहरे के करीब कर अपने दांत पीसते हुए उसने पूछा, लेकिन क्यों? क्यों तुम कुछ भी फील नहीं करती? उसके सवाल को सुनकर सोना ने अपनी आंखें छोटी करते हुए कहा, हमें आपके लिए फील क्यों होना चाहिए मिस्टर रायजादा? अंश ने अपने सवाल के बदले सवाल को सुना तो उसकी भौहें तन गई। उसने गुस्से से कहा, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए फील करता हूँ, डैम इट, आई फील फॉर यू। कहते हुए उसकी आवाज सॉफ्ट हो गई।
अंश के सडन कन्फेशन से वो हैरान हो गई। उसने अपने कांपते होठों से कहा, आप? वो कह ही रही थी कि अंश ने बीच में चिल्लाते हुए कहा, यस आई फील फॉर यू, मैं तुमसे प्यार। इस बार सोना ने उसकी बात काटते हुए पूछा, प्यार? आप इस शब्द का मतलब भी जानते हैं मिस्टर रायजादा? अंश ने ये सुना तो उसके दिल में एक तेज चुभन का एहसास हुआ। उसने कहा, मैं? लेकिन उसे समझ नहीं आया वो आगे क्या कहे। इसी बीच सोना के हाथों पर अंश की पकड़ ढीली पड़ गई, जिससे सोना ने अपना हाथ छुड़ाया और उसे खुद से दूर धक्का देते हुए बोली, दूर रहिए हमसे, हम आपके जैसे राक्षस से कभी भी प्यार नहीं कर सकते। ये कहने के बाद वो जाने लगी तो अंश ने उसके गर्दन को पीछे से पकड़ लिया और उसे अपने चेहरे के करीब कर लिया। उसने दांत पीसते हुए कहा, तुम कहीं नहीं जा सकती, तुम्हें मुझसे दूर जाने की इजाजत नहीं है। सोना ने उसके हाथ को, जो कि उसकी गर्दन पर था, उसे पकड़कर हटाने की कोशिश करते हुए बोली, मिस्टर रायजादा, ये क्या पागलपन है, छोड़िए, हमें दर्द हो रहा है। अंश ने उसके गाल को अपनी हथेली में भर लिया और दांत पीसते हुए बोला, पागलपन? तो ठीक है, अगर ये पागलपन है तो फिर यही सही, मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। सोना ने उसकी आंखों को पहले की तरह कठोर और इमोशनल लेस देखा तो वो घबरा गई। वो अपनी सलाइवा निगलते हुए बोली, आप? अंश ने गुस्से से अपनी पकड़ उसके गर्दन पर कस दी। फिर वो अपनी ठंडी आवाज में बोला, तुम अगर कुछ फील नहीं करती तो कोई बात नहीं, क्योंकि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो, पर इतना जान लो, ये अंश रायजादा जिसकी फीलिंग का तुम मजाक बना रही हो, वो सच में तुमसे प्यार करने लगा था, लेकिन तुम इसके लायक नहीं हो, तुम सिर्फ मेरी नफरत के लायक हो। सोना ने अपनी आंसू से भरी आंखों से अंश को देखा। अंश को इस वक्त उसके आंसू से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो पहले की तरह कठोर और निर्दयी बन गया था। अंश उसके कमर को मजबूती से पकड़ते हुए उसके होठों की तरफ झुकने लगा। सोना ने ये देखा और अपनी आंखें कसकर बंद कर अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया और कहा, मिस्टर रायजादा, आप हमारे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते। अंश ने सोना की बात सुनी और उसके चेहरे से दूर होते हुए बोला, क्यों नहीं कर सकता मैं? तुम मेरी बीवी हो, मुझे तुम्हारे करीब आने का पूरा हक है। इतने वक्त से मैं तुम्हारे करीब आ रहा था, तब तुम्हें कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन आज ऐसा क्या हुआ कि तुम्हें मेरा छूना पसंद नहीं आ रहा है? ये सुनकर सोना ने कस के आंखें बंद कर ली। वो कांपते होठों से बोली, क्या चाहते हैं आप हमसे? अंश ये सुनकर चिल्लाते हुए बोला, I want you damn it! अंश ने ये इतना तेज कहा था कि उसकी आवाज उस जगह पर गूंज उठी। ये सुनकर सोना का दिल अजीब से एहसासों से भर गया। अंश ने सॉफ्टली कहा, तुम्हें इतनी सी बात समझ नहीं आ रही है? मैं कब से बोल रहा हूँ कि मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। अंश बोलते बोलते रुक गया और उससे दूर हो गया। वो सोना को देखने लगा। उसकी आंखों में सोना के लिए बेहिसाब चाहत दिखाई दे रही थी। सोना बुत बनकर उसे देख रही थी। अंश अपने कमरे में हाथ रख के इधर उधर देख खुद को कंट्रोल करने की कोशिश करने लगा। वो फिर से सोना के पास आ गया और अपने दोनों हाथों से सोना के चेहरे को पकड़ते हुए बोला, क्या तुम्हें मेरी आंखों में कुछ दिखाई नहीं देता? मैं तुमसे क्या चाहता हूँ? मैं हर पल बस तुम्हें चाहता हूँ। तुम मेरी आदत, जिद, जुनून, मेरा पागलपन बन गई हो। मैं जब भी तुम्हारे बारे में सोचता हूँ मुझे तुम्हें देखने का मन करता है। मैं हर वक्त मेरे पास चाहता हूँ, पर तुम मुझसे दूर जाना चाहती हो। क्यों बीवी? क्या मैं इतना बुरा हूँ कि सब मुझसे दूर जाना चाहते हैं? कहते हुए उसने अपना माथा उसके माथे से जोड़ दिया। उसकी बात सुनते हुए सोना के हाथ उसके कपड़े पर कस गए। सोना को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसने उसे दूर धक्का दिया। अंश उसे अपनी उदास आंखों से देखने लगा। सोना कांपती हुई बोली, हाँ, आप बहुत बुरे हैं। हमने आपके जितना बुरा इंसान आज तक नहीं देखा मिस्टर रायजादा। अंश उसे हैरानी से देखने लगा। सोना ने आगे कहा, आपने हमारा चैन, सुख सब कुछ छीन लिया। आपने हमें मेंटली टॉर्चर किया। हम आप जैसे इंसान से प्यार कैसे कर सकते हैं? आपने हमें इतने दुख दिए हैं जिनकी गिनती भी हम नहीं कर सकते। आप जो हमें अपनी आंखों से समझाना चाहते हैं वो हम कभी समझना नहीं चाहते हैं। भले ही हम आपके साथ आगे बढ़ जाएं, लेकिन प्यार, हम आपसे प्यार कभी नहीं कर सकते। वो कुछ और बोल पाती उससे पहले ही अंश ने उसके दोनों बाजू को पकड़ा और उसे अपने करीब खींच लिया। उसने दांत पीसते हुए बोला, तुम मुझसे प्यार नहीं करती? हाँ, तो फिर तुम हर रोज मेरा ख्याल क्यों रखती हो? क्यों तुम मेरे दर्द में होने से मेरी फिक्र करती हो? तुम हर रोज मेरा इंतजार करती हो? क्यों तुम मेरी परवाह करती हो? अगर तुम्हें मुझसे प्यार नहीं है तो क्या तुम हमारे रिश्ते को एक खुशहाल भविष्य नहीं दे सकती? बोलो सोना। ये कहते हुए वो जोर से चिल्लाया। सोना ने अंश के सवालों को सुनकर अपनी आंखें कस के बंद कर ली। वो अंश को कोई भी जवाब नहीं देना चाहती थी, क्योंकि उसे भी इन सवालों का जवाब नहीं पता था। अंश ने उसे आंखें बंद करते देख उसके गाल को कस कर पकड़ लिया। उसने उसी तरह कहा, क्या हुआ?
तुम्हें मेरे सवालों से डर लग रहा है? तुम मेरी आंखों में देख क्यों नहीं रही हो बीवी? मेरी आंखों में देखो। सोना घबराते हुए अपनी आंखें खोलकर अंश की आंखों में देखने लगी। अंश उसकी आंखों में देखते हुए बोला, क्या ये सच नहीं है? तुम मेरी तकलीफ में रोती हो? क्या ये सच नहीं है? तुम्हें मेरा तुम्हारे पास आना अच्छा लगता है, मेरा छूना अच्छा लगता है, मेरा हक जताना अच्छा लगता है। बोलो, अंश ने सोना को झंझोड़ते हुए कहा। ये सब बोलते हुए अंश का गला रुंध गया। सोना की आंखों में आंसू थे जो बाहर आने को तैयार थे, लेकिन उसने उसे रोक रखा था। अंश ने रुंधे गले से कहा, क्यों खुद को रोक रही हो मेरे होने से? क्या तुम मेरे लिए कुछ भी महसूस नहीं करती? कहते हुए वो सोना से दूर हो गया। सोना ने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली। वो अपने अंदर उठ रहे जज्बातों के तूफान को संभालने की कोशिश करने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था अंश की बात पर उसे खुश होना चाहिए या दुखी, क्योंकि उसे भी नहीं पता था वो अंश से क्या चाहती है। अंश के सवालों से सोना के अंदर खलबली मच गई। सोना के दिल और दिमाग ने पूरी तरह से काम करना बंद कर दिया। वो अपनी पलकें उठाकर अंश को देखने लगी। अंश उसे अपनी आंखों में लाखों इमोशन के साथ देख रहा था। उसकी आंखों से आंसू आने लगे और वो सुबकने लगी। कुछ पल बाद वो बिना कुछ बोले कमरे से बाहर जाने लगी। अंश को उसके इस हरकत पर फिर से गुस्सा आया। उसने जल्दी से रिएक्ट किया। उसे रोकने के लिए उसकी कमर से पकड़ा और अपनी तरफ घुमाते हुए उसे दीवार से लगा दिया। सोना की पीठ ठंडी कांच की दीवार को छू गई, जिससे वो कांप गई। अंश उसकी आंखों में देखते हुए बोला, नहीं, तुम कहीं नहीं जा सकती। जब तक मैं नहीं चाहूंगा तुम कहीं भी नहीं जा सकती। तुम्हें मेरे हर सवाल का जवाब देना होगा। ये सुनकर सोना दूसरी तरफ देखने लगी। अंश ने ये देख उसकी कमर को कस के पकड़ लिया। उसके हाथों के स्पर्श से सोना ने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली। सोना के मुंह से हल्की सी आवाज में एक नाम बाहर आया, अंश। उसके मुंह से अपना नाम सुनकर अंश उसके चेहरे को देखने लगा। उसने सॉफ्टली पूछा, अंश क्या वाइफी? कहते हुए अंश उसके गाल को अंगूठे से सहलाने लगा। मेरी तरफ देखो वाइफी। कहते हुए वो सोना के चेहरे को गौर से देखने लगा। सोना के माथे पर ठंडा पसीना जमा हो गया। अंश के इतने करीब होने से उसका दिल इतनी जोर से आवाज करने लगा जिसे अंश भी सुन सकता था। अंश ने उसके चेहरे पर आ रहे बालों को कान के पीछे किया, फिर उसके गाल पर अपने गर्म होठ रख दिए। सोना ने कसकर अपने कपड़े को पकड़ लिया। वो अब खुद को रोक नहीं पा रही थी। अंश के छूने से सोना बेचैन हो रही थी। अंश भी सोना की बेचैनी को अच्छे से समझ रहा था। वो उसे और उकसाते हुए सॉफ्ट आवाज में बोला, क्या अब भी तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा? ये सुनकर सोना ने नहीं में सर हिलाया। अंश उसके कंधे पर बने कट के निशान को चूमते हुए बोला, क्या अब भी नहीं? सोना ने नहीं में सर हिलाया। अंश की सांसें उसे बहका रही थी। अंश इसी तरह सोना के कान के आसपास हल्का हल्का किस कर रहा था। सोना ने कसकर अपनी आंखें बंद की और उसे अपनी पूरी ताकत से धक्का देते हुए बोली, दूर रहिए हमसे, हमें आपसे कोई फर्क नहीं पड़ता। सुना आपने? आप खुद को समझते क्या है? हम कोई गुड़िया नहीं है जिसे जब चाहे तब आप कंट्रोल करने लग जाएं। कभी नहीं, ये आप तय नहीं करेंगे हमें कब किससे प्यार करना है, और हमारा फैसला ये है कि हम आपसे कभी प्यार नहीं कर सकते। ये सुनकर अंश की आंखें गहरी हो गई। उसने गुस्से से सोना के पीछे कांच के दीवार पर मुक्का मारा, जिससे वो दीवार टूटकर बिखर गया। ये देखकर सोना ने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। अंश ने कहा, दूर दूर दूर। कहते हुए उसने अपने बाल को हाथ से पीछे की तरफ झटका। अंश ने उसके बाह को पकड़ा और अपने पास कर लिया। उसने उसके गर्दन को पीछे से पकड़ा और उसके चेहरे को अपने करीब लाते हुए बोला, दूर? तुम चाहती हो मैं तुमसे दूर रहूं? तो ठीक है, अब मैं तुम्हारे पास कभी नहीं आऊंगा। मैं तुम्हें तब तक हाथ नहीं लगाऊंगा जब तक तुम खुद मेरे पास नहीं आ जाती। एक दिन तुम खुद मेरे पास मेरी बाहों में आकर ये कहोगी कि तुम मुझसे प्यार करती हो। कुछ देर रुककर उसने आगे कहा, और उस दिन तुम मुझे तुम्हारे पास तुम्हारे बेहद करीब आने से रोक नहीं सकती, और मैं तुम्हें मुझसे प्यार करने के लिए मजबूर कर दूंगा। याद रखना, ये अंश रायजादा का वादा है। कहते हुए उसने सोना को झटके से छोड़ दिया। सोना ने देखा अंश के हाथ से खून निकल रहा था। उसे देखकर वो परेशान हो गई। उसे देखकर वो उसके पास आते हुए बोली, अंश आपका हाथ। सोना आगे कुछ बोल पाती उससे पहले अंश ने दीवार पर जोर से लात मारा और कमरे से बाहर चला गया। क्या करेगी सोना? आखिर क्यों किया उसने ऐसा? क्या होगा आगे, जानने के लिए सुनते रहिए ये कहानी सिर्फ पॉकेट एफएम पर।